बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप देख रहे हैं मॉर्निंग एट होम और मैं हूं जुगन काजिम। जी व्यूअर्स, 8 सितंबर 1965 पाकिस्तानी और पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक अहम तरीन दिन है। ये दिन 1965 की जंग में पाकिस्तान नेवी की जानिब से जो दी गई कुर्बानियाँ थीं, जो सैक्रिफाइसेस थी, उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाता है और उनको याद किया जाता है जो हमसे बिछड़ गए, और ट्रिब्यूट पेश किया जाता है हमारे गाजियों को और उन सब लोगों को जिन्होंने हिस्सा डाला पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने में। जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, आपने हमारे शो में भी देखा, आर्मी ने अपना भरपूर अंदाज से रोल अदा किया 1965 की वॉर में। एयर फोर्स की कुर्बानियों को किसी भी तरीके से निगेट नहीं किया जा सकता, और पाकिस्तान की बहरी फ़ौज ने भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अहम रोल अदा किया। यही वो लोग हैं जो दिन रात जाग के भूख प्यास का ख्याल रखे बगैर, गर्मी सर्दी का ख्याल रखे बगैर, सर पे छत है नहीं है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखे बगैर सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, और वो है पाकिस्तान और पाकिस्तान की दिफा। व्यूअर्स, हम जैसे कि आप जानते हैं मॉर्निंग एट होम में कोशिश करते हैं कि हमेशा ट्रिब्यूट पेश करें उन दिनों पे, उन रिस्पेक्टिव डेज़ पे जब कुछ भी सिग्निफिकेंट हुआ है। बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ 6 सितंबर के दिन को मनाते हैं और एज सच उसके बाद जो है बाकी डेट्स को रिकग्नाइज नहीं करते, या मतलब वो एक दिन ही होता है जिसमें वो करते हैं। बट 6 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर ये तीनों बहुत सिग्निफिकेंट डेट्स हैं, और आर्मी के जो ये तीन, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस के 3 हिस्से हैं, दी आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, इन तीनों की कोलैबोरेशन और सपोर्ट के साथ, देखिए ओपन वाटर के ऊपर पाकिस्तान को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सो हर तरीके से हमें प्रोटेक्ट करना, हमें महफूज रखना, ये हमारी आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी का काम भी है, और हम उनको हमेशा खराज तहसीन पेश करेंगे जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दे के, इतने सैक्रिफाइसेस करके पाकिस्तान को एक आज़ाद मुल्क रहने दिया। क्योंकि 1965 की वॉर में ये सब जानते हैं कि अगर हम वो जंग हार गए होते, खुदा न खास्ता, तो आज पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री ना होता। इस साल हम अपनी 75th एनिवर्सरी ना सेलिब्रेट करते। सो व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं बहुत से डिफरेंट ऑपरेशंस और बहुत से डिफरेंट मामलात चल रहे थे। 1965 की जंग में दवारका ऑपरेशन को तारीख़ी जो है वो अहमियत हासिल है। दवारका कराची से 365 किलोमीटर्स दूर वाक़या है, एंड दवारका को भारत की जो, अगर हम ये देखें कि उस वक्त कंसिडर किया जाता था दिफाई किला, वहाँ पे उसके थ्रू जो है रेडार के थ्रू ये लोग ये जान पाते थे कि पाकिस्तान पे कौन अटैक, पाकिस्तान के एंड से कौन अटैक करने वाला है, क्या होने वाला है, क्या नहीं। ये एक बहुत मेजर एरिया था जिसके थ्रू बहुत सी न्यूज़ और बहुत सी खबरें जो हैं वो भारतीय अफवाज को मिल रही थी। तो इसलिए पाक बहरिया ने दवारका रेडार स्टेशन को तबाह करके ये फैसला कर दिया कि भारतीय फ़ोर्स का हमला जो है वो नाकाम ही रहेगा, और इस मकसद के लिए गाज़ी सबमरीन का इस्तेमाल किया गया था। सो हम सलाम पेश करते हैं उन शहदा को, उन गाज़ियों को जिन्होंने हमारे मुल्क को प्रोटेक्ट किया और हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री में जीने का मौका एक बार फिर फराहम किया। क्योंकि ये वॉर एक बड़ी क्रिटिकल और क्रूशल किस्म की वॉर थी। पाकिस्तान एक बहुत नया नेशन था, हमारे पास उस किस्म के ना फंड्स थे, ना ही हमारे पास जो इक्विपमेंट थी वो उस लेवल और स्केल की थी जितनी भारत के पास थी, और फिर भारतीय फ़ौज का साइज़ हमारी फ़ौज से कई गुना ज़्यादा बड़ा था। ये वॉर थी एक
विजन की, एक ऑब्जेक्टिव की, एक गोल की, और वो ये था कि भारतीय फ़ौज जो है वो पाकिस्तान को टेक ओवर नहीं कर सकती। और हमारी पाक फ़ौज ने यही किया और हम सलाम पेश करते हैं उन सबको। आइए बढ़ते हैं किचन की तरफ। हमारे साथ शेफ़ कोमल शहाब हैं। अस्सलाम वालेकुम कोमल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, नेवी के बारे में एक बात मैं ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स को भी कि आपने कभी देखा है कि नेवल यूनिफॉर्म कितना ग्रेसफुल होता है, ख़वातीन का भी और मर्दों का भी। इतने खूबसूरत लगते हैं नेवल सोल्जर्स अपने यूनिफॉर्म में, मतलब इतना एक खूबसूरत वो जो वाइट क्रिस्प लुक है, इट्स ब्यूटीफुल। या इट इज़। अच्छा, ये बताइए कि आज हम किचन में बना क्या रहे हैं? आज हम बना रहे हैं फहीता पिज़्ज़ा और साथ में गार्लिक ब्रेड। कौन सा पिज़्ज़ा? फहीता पिज़्ज़ा। फहीता पिज़्ज़ा, ओके। और हम ये कैसे बनाएंगे? अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हमें डो तैयार करनी है, जिसके लिए हमें चाहिए मैदा 250 ग्राम, खुश्क दूध 1 खाने का चम्मच, जैतून का तेल 2 खाने के चम्मच, अंडा 1 अदद, खमीर 1 चाय का चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पानी आधा कप। सबसे पहले आपने जो आपका पानी है उसके अंदर आपने खमीर और चीनी इसको मिक्स कर लेना है और उसको 10 मिनट के लिए रख देना है। उसके बाद आपने उसको अपने आटे में शामिल करना है और उसको अच्छे से 10 मिनट के लिए गूंदना है। जब वो नरम आटा तैयार हो जाएगा तो आपने उसको कवर करके किसी गर्म जगह पे रख देना है 2 घंटे के लिए, जब तक वो अपने साइज़ डबल ना हो जाए उसका। फिर उसके बाद आपने उसको बेलना है और आपने एक बेकिंग ट्रे लेनी है और उसमें आपने फैलाना है। फिर आपने चिकन तैयार करना है, जिसके लिए चिकन चाहिए 300 ग्राम, फहीता मसाला 3 खाने के चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, धरा मिर्च आधा चाय का चम्मच, टबास्को पेपरिका 1 अदद, नींबू का रस 1 चाय का चम्मच। आपने ऑयल लेना है, थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसमें आपने जो ये चिकन है इसको सारे मसाले लगा के आपने वो डालना है और इसको अच्छे से पका लेना है। उसके बाद आपने इसको साइड पे रखना है। अच्छा, फहीता मसाला आप घर में भी तैयार कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं। फहीता मसाला के लिए कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पेपरिका 1 चाय का चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच, प्याज पाउडर आधा चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच और सुरख मिर्च 1/4 चम्मच। ये आपका फहीता मसाला तैयार हो जाएगा, जो घर में भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो पिज़्ज़ा सॉस बनानी है वो भी, उसके लिए आपको चाहिए टमाटर 6 अदद, लहसुन 8 चवे, प्याज 3 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच, धरा मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच और जैतून का तेल आधा कप। आपने एक ट्रे लेनी है, उसके अंदर आपने प्याज और टमाटर को 4 हिस्सों में काट के डालना है। लहसुन आपने साबुत ही ऐसे ही डाल देना है। ऊपर आपने नमक, कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च ये डालनी है। ऑलिव ऑयल और या जैतून का तेल ले लें या नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल होता है वो डालें। अच्छे से उसको मसाज करें और आप उसको ओवन में 180 डिग्रीज़ पे 25 मिनट्स के लिए उसको बेक होने दें। जब वो 25 मिनट्स के बाद आपने उसको ब्लेंड कर लेना है। ये आपकी तैयार हो जाएगी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा डो थी, आपने उसके ऊपर अपनी पिज़्ज़ा सॉस डालनी है, उसके ऊपर आपने चीज़ डालनी है। चीज़ डालने के बाद आपने जो चिकन डाला था वो डालना है। उसके ऊपर लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च और प्याज डालें। शिमला मिर्च डालने, प्याज डालने, टमाटर काट के डालने, ऑलिव्स, मतलब हैलपिनियोज, कुछ भी आप डाल सकते हैं डिपेंडिंग। और उसको 180 या 200 डिग्रीज पे 5 to 7 मिनट्स के लिए बेक करना। अच्छा, इसका सिंपलर तरीका भी है कि अगर आप रेडीमेड पास्ता सॉस ले लें, बट हम यही कहते हैं कि फ़्रेश बनाएं तो बेहतर है, उसका बेनिफिट ज़्यादा है। पास्ता सॉस में थोड़ी सी गाजरें भी अगर आप डाल दें, उनको भी साथ में ब्लेंड कर दें, तो वो कैरेट्स का भी एक एलिमेंट आ जाता है, बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। पास्ता सॉस में कुछ भी डाल दो, बच्चे खा लेते हैं। और आप अगर पीटा ब्रेड के ऊपर इसको बनाते हैं तो बड़े अच्छे पीटा पिज़्ज़ा भी बन जाते हैं। सो अगर आपके पास डो वगैरह बनाने का टाइम नहीं है, टाइम कम है, बस पीटा ब्रेड उठा के घर चले जाएं, उसके ऊपर पिज़्ज़ास बना दें, साथ में चिकन भी होगी, सारा कुछ होगा, तो बच्चों का पेट भर जाएगा। और उसके अलावा उसके बाद हम गार्लिक ब्रेड बनाएंगे। गार्लिक ब्रेड के लिए हमें ब्रेड चाहिए 1 अदद, मक्खन 4 खाने के चम्मच, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, ऑरिगैनो आधा चाय का चम्मच और पार्सले हस्बे ज़रूरत। आपने जो मक्खन है उसको आपने रूम टेम्परेचर पे रखना है कि ना ही वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो लेकिन नरम हो। उसके अंदर आपने अपना लहसुन पाउडर शामिल करना है, ऑरिगैनो शामिल करना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है। ब्रेड को आपने स्लाइसेस में कट करना है, उसके ऊपर आपने इसको स्प्रेड लगाना है, उसके ऊपर आप चीज़ डालें, थोड़ा सा पार्सले डालें और उसको 180 पे 5 to 7 मिनट्स जब तक चीज़ मेल्ट ना हो जाए आप उसे बेक करें।
एंड इट्स रेडी। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। आप अपना काम करें, आज आपका ज़रा हैवी काम है। और उसके अलावा व्यूअर्स, गार्लिक ब्रेड तो बहुत ही पॉपुलर है। अगर आप इटालियन कल्चर में देखें तो गार्लिक ब्रेड अक्सर चीज़ों के साथ खाई जाती है। बाय इटसेल्फ भी खाते हैं, पास्ता के साथ अक्सर आप देखेंगे गार्लिक ब्रेड के 2 पीसेस पड़े हुए होंगे, या अगर आपने कोई ग्रिल्ड चिकन या कोई चीज़ बनाई है, क्योंकि वहाँ पे चपाती वगैरह का इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो फिर ब्रेड को यूज़ किया जाता है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर हैं रिदा। अस्सलाम वालेकुम रिदा। जी वालेकुम सलाम। जुगन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सैयदा रिदा, लाहौर से आप कॉल कर रही हैं। मुझे ये बताइए कि आज नेवी डे है और 8 सितंबर 1965 को नेवी की कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो बिल्कुल भी इग्नोर या निगेट नहीं की जा सकती। आप क्या कहेंगी? जी जुगन, पहले तो मैं आपके शो की तारीफ करूंगी कि जिस तरह आपने पिछले वीक्स किए हैं, लाइक आपने हर्बल वीक किया था, फिर आपने फ्लड के ऊपर जो इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स किए हैं डिफरेंट गेस्ट को बिठा के, वो हमारे लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहे हैं। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और जिस तरह भी आप पूछ रही हैं कि 8 सितंबर है, तो बिल्कुल जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई भी मुश्किल आती है, कोई भी डिज़ास्टर को हम फेस करते हैं, वो फ्लड की सूरत में हो या ज़लज़ला वगैरह आ जाए, तो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो हमेशा आगे बढ़ के आवाम की खिदमत में लग जाती हैं। जिस तरह अभी फ्लड आया हुआ है, तो आप देखेंगे कि किस तरह जो नेवी के लोग हैं वो किस तरह से लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी आर्म्ड फोर्सेस सारी। बिल्कुल बिल्कुल सब। लेकिन क्योंकि आज हम बिल्कुल नेवी की बात कर रहे हैं, तो फिर स्पेसिफिकली मैंने कहा कि चले नेवी को आप भी, मैं भी, हम सब मिलकर आज खराज तहसीन पेश करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रिदा, थैंक यू फॉर कॉलिंग, ब्लेस यू। और व्यूअर्स, इसी नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, आपको एक पैकेज दिखाते हुए, एक ट्रिब्यूट दिखाते हुए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब भी हम मुस्कुराहट के, खुश होने की बात करते हैं, तो लोग अक्सर कहते हैं कि देखो बतीसी बाहर निकाल ली है, या देखो पूरे दांत निकाल के हंस रही है। दांतों की क्या अहमियत होती है ये उससे पूछें जिसके दांतों में या तो कीड़े लग गए होते हैं या जिसके दांत गिर चुके होते हैं। आज हमने सोचा कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है कि कॉन्सेप्ट को, के टॉपिक को आगे लेके चलते हैं, और ये भी जानते हैं कि डेंटल हाइजीन हमारी बाकी जिस्म की हेल्थ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे दांत ही है, खैर है, दांतों की वजह से और मुंह का ना, अपने पूरे जो माउथ है उसका ख्याल ना रखने की वजह से क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। डॉक्टर इमरान ज़िया ने हमें ज्वाइन किया है, डेंटल सर्जन हैं और स्पेशलिस्ट हैं ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले दांतों की हाइजीन, दांतों का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है? लोग हर चीज़ का रखते हैं, सिर्फ दांतों का नहीं रखते, पता नहीं क्यों। बिल्कुल ऐसे हाथ पैर और दांत बिल्कुल इग्नोर होते हैं। बिल्कुल, ये मैं ऐसे ही समझाया करता हूँ कि अपने मरीज़ों को कि आप खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, आप वो प्लेट धोते हैं, चम्मच कांटा साफ़ रखते हैं, लेकिन जिस मुंह से खाना है वो अंदर से गंदा हो, तो आप क्या तवक्को करेंगे कि वो खाना आपके लिए सेहत का बायस बनेगा या आपके लिए उल्टा बीमारी का बायस बनेगा। दांतों की इंसानी जिस्म में अहमियत ये है कि जैसे ज़िंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है, इस तरह खाने के लिए दांत ज़रूरी हैं, क्योंकि मैदे में तो दांत होते नहीं है, खाना सही तरीके से चबाया जाएगा। अच्छा, दांतों का काम क्या है पहले तो ये बताएं ना। लोग सोचते हैं कि डेकोरेटिव पर्पस के लिए है, दांतों का काम क्या है? दांतों का काम ये है कि जी कि बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो अगर सामने के दांत नहीं होंगे तो आपसे नहीं बोले जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो स्माइल है वो इम्पेक्ट करती है आपके सामने जिससे आप बात कर रहे हो। अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है तो अगला आपके 2 मिनट बैठेगा भी नहीं, तो आप अपनी बात कन्वे कैसे करेंगे? और सबसे ज़रूरी बात, जब तक मैदे को सही टुकड़ों में ग़िज़ा नहीं मिलेगी दांतों के चबाने की वजह से, तो वो हज़म कैसे करेगा और वो ग़िज़ा हज़म होकर जिस्म का हिस्सा कैसे बनेगी, ठीक है। तो दांत खाना खाने के लिए, बोलने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के इम्पैक्ट को बेहतर करने के लिए हर लिहाज से ज़रूरी है। अच्छा, अब दांतों की हाइजीन क्यों ज़रूरी है कि हमारे दांत सलामत रहें? हाइजीन इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके मुंह में जरासीम हैं, खाना पड़े रहने की वजह से, सफाई ना करने की वजह से, तो आपके जिस्म के बाकी खून को वो बैक्टीरिया गाढ़ा करते हैं, जिससे कि सबसे पहले दिल का मर्ज़ होने का ख़तरा है। उसके अलावा जोड़ भी ख़राब हो सकते हैं, मैदा भी ख़राब हो सकता है।
तो दांत अगर ख़राब हैं तो ये 2-3 चीज़ें और भी आपकी सिस्टमिकली ख़राब हो सकती हैं। और बाय द वे लोग कहते हैं, और स्पेशली जब ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं, हमला होती है, तो उनको कहा जाता है कि डेंटिस्ट को रेगुलरली आपने विज़िट करना है। बिल्कुल, क्योंकि दांतों के इश्यूज़ और मसाइल की वजह से जो पेट में बच्चा है वो उसको भी मसाइल हो सकते हैं। एग्जैक्टली। प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन में एक हार्मोन है जिसको प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन थ्रश होता है, वो उससे गम ज़्यादा ब्लीड करते हैं, और ज़ाहिर है हर वक्त तो कुल्ली कर नहीं सकते, वही ब्लीडिंग आपके अंदर मैदे में भी जा रही है और बाकी जिस्म का काम ख़राब हो रहा है। और अगर माँ को, जो प्रेग्नेंट खातून है, उसको कोई एबनॉर्मेलिटी है तो वो एबनॉर्मेलिटी बच्चे में भी किसी शक्ल में आ सकती है। सो दांतों की हर सूरत में सेहत का ख्याल रखना चाहिए। किस एज पे दांतों को, मतलब दांतों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, राइट टाइम क्या है? जैसे ही दांत निकलने शुरू हो जाएं, 6 माह की उम्र से दांत निकलना शुरू होते हैं, दूध के दांत, और 6 साल की उम्र में पूरे होकर वो गिरना शुरू हो जाते हैं, और 12 साल की उम्र तक वो परमानेंट दांत आते रहते हैं। अब परमानेंट दांतों की भी हिफाजत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो गिर गए तो वो दोबारा नहीं आएंगे। दूध के गिर गए, जैसे भी यहाँ टूटे फूटे मुरम्मत कर ली, फिलिंग कर ली, उनको साफ़ कर लिया, वो तो गिर जाएंगे। लेकिन परमानेंट दांत अगर एक दफ़ा ख़राब हो गए वो दोबारा नहीं आएंगे। तो उनके लिए हर 6 माह के बाद, जो WHO हमें कहता है, रिकमेंडेशन है कि साल में 2 दफ़ा डेंटिस्ट को विज़िट करें, चाहे कुछ भी ना हो। यानी कि बच्चे जब 6 माह का होता है तो तब उसको डेंटिस्ट पे पहली दफ़ा लेके आना चाहिए। डेंटिस्ट के पास लेके आएँ या उसकी दांतों की सफाई का ख्याल रखना शुरू करें। फीडर कम से कम दें, रात को मुंह में बिल्कुल ना रखें फीडर। कोई ऐसी चीज़ जिससे वो चिपक जाती हो, जैसे आलू के बनाते हैं आप, फ्राइज़ वगैरह बनाते हैं, या कुछ और चावल हैं, वो खाने के बाद चिपके भी रह जाते हैं मुंह में, वो सफाई कर दें। सेरिलैक देते हैं, उसके बाद आप उसको मुंह में कुल्ली करा दें, पानी पिला दें, या गीला टिश्यू उसके मुंह में वाइप कर दें, ताकि कुछ मुंह में रहे ना। और बच्चों के अब टूथब्रश भी आते हैं व्यूअर्स, छोटे से वो होते हैं प्लास्टिक के जैसे, उसको आप लगा के अच्छे तरीके से बच्चे, अगर आप बच्चे को छोटी उम्र से इस चीज़ की आदत डालेंगे तो वो सारी ज़िंदगी फिर सुबह और रात को ज़रूर दांत ब्रश करेगा। बिल्कुल ऐसी है, करेगी। बहुत बड़ा एक मसला ये कि हमारे पास लोग आते हैं, जी हम तो दिन में 3 दफ़ा ब्रश करते हैं फिर भी दांत ख़राब है। आप दिन में 10 दफ़ा कर लें, अगर आपका तरीका सही नहीं है तो वो नहीं में समझा। अच्छा, हमने एक बतीसी मंगवाई थी आज आपसे कि डॉक्टर साहब आप बता दें कि दांत कैसे ब्रश करना है। कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई इस तरह करता है, कोई तो टूथपेस्ट बस टूथब्रश पे लगा के घुमा के मुंह के अंदर, और जिससे सिर्फ झाग बनती है। मुझे वो बताएं कि जैसे कि आप अपने फॉर एग्जांपल किसी मेडिकल स्टूडेंट को बता रहे हैं कि दांत कैसे साफ रखने हैं। बिल्कुल, ये दांत हैं, हर 2 दांतों के बीच में एक जगह है, ठीक है। और अगर हम जैसे कि लोग करते हैं यूं और यूं और यूं, इससे क्या होता है कि जो खुराक के लेफ़्ट ओवर्स हैं वो इन झरियों में, जो स्लिट्स हैं 2 दांतों के बीच में, इनमें फंसे रह जाते हैं। दांतों की सफाई का तरीका है कि ब्रश को यूं पकड़ें, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये ऊपर के दांतों को ऊपर से नीचे साफ़ करें, ठीक है। यहाँ साइड पे अगर ब्रश जाके आपसे नहीं कहता, आप ब्रश के हैंडल को घुमाते जाएँ, वो खुद ही ऊपर नीचे होता जाएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ करें। साथ आप करें दायरों की शक्ल में, ताकि ये जगह जहाँ पे मसूड़े और दांत मिलते हैं वहाँ पे आप दायरों की शक्ल में करते जाएं, तो वो सफाई हो जाएगी। ऐसे जब करेंगे तो मैल और फंस जाएगी। इसी तरह आप नीचे के दांतों में ले आएँ, नीचे के दांतों को आप नीचे से ऊपर यूँ आपने साफ़ करना, ऐसे। अच्छा, अंदर से कैसे साफ? अंदर से ऐसे है कि ये ब्रश को यूँ कर लें और ये ऊपर के दांत साफ़ हो रहे हैं, ठीक है, और ये नीचे के दांत साफ़ हो रहे हैं। इसी तरह ये जगह जहाँ से आप खाना चबाते हैं, इसको आपने ब्रश को यूँ करके राइट एंड लेफ़्ट, उसके बाद ज़ुबान के ऊपर भी थोड़ा सा ब्रश कर लें, चाहे। और ज़बान भी ज़रूर ब्रश किया करें। बड़े लोग जो है ना, एक तो अच्छी तरह से ज़बान को इसलिए ब्रश करना ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत कुछ ज़बान के ऊपर रह जाता है, और फिर जब उससे स्मेल भी आती है। स्मेल आती है, वो ज़ाहिर है बात है, इंसानी सलाइवा जो थूक है उसमें जरासीम है, वो खुराक के बचे कुछ ज़रात, चाहे वो दांतों के बीच में फंसे हुए हैं या ज़ुबान की सरफेस के ऊपर लगे हुए हैं, उसके साथ मिलके वो ब्यूटारिक और लैक्टिक एसिड बनाते हैं और बदबू आती है। दांत का टेक्सचर क्या होना चाहिए, वो ब्रश का टेक्सचर क्या होना चाहिए? क्योंकि आजकल मार्केट में आपको हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट, एक्स्ट्रा सॉफ्ट भी मिलता है, लेना कौन सा चाहिए? यूजुअली मीडियम। सॉफ्ट ब्रश तो दांत नहीं साफ, वो तो उनको देते हैं जिनको बहुत सी सिस्टमिक बीमारियों के साथ मसूड़ों से खून उनका रुकता ही नहीं है, तो उनको हम सॉफ्ट ब्रश देते हैं। हार्ड ब्रश यूजुअली स्मोकर्स यूज़ करते हैं, जिनको नफसियाती तौर पे एहसास होता है कि हमारे दांत बड़े गंदे, वो फिर लगे रहते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा प्रेशर देना नायलॉन ब्रिस्टल्स का ब्रश का, ये भी दांतों के लिए नुकसानदेह है। जहाँ ब्रश ना करना नुकसानदेह है, वहाँ गलत तरीके से बहुत ज़्यादा ब्रश करना भी नुकसानदेह है। अगर आप अपने हाथ को यूँ यहाँ पे रब करें तो एक हीट पैदा होती है, इसी तरह की हीट ब्रश से भी पैदा होती है। जब वो सिलिकॉन ब्रिस्टल्स या नायलॉन ब्रिस्टल्स दांत से रगड़ खाते हैं
तो दांत की जो पहली लेयर एनेमल है वो उतर जाती है, जो कि ठंडे गर्म से बचाती है। तो ज़्यादा ब्रश करने वालों के दांत और घिस जाते हैं। बहुत से लोगों के ब्रशिंग कट पड़े होते हैं दांतों में, क्योंकि वो बहुत गलत तरीके से ब्रश करते हैं। तो ब्रश सही तरीके से करना भी एक ज़रूरी चीज़ है। तो फिर डॉक्टर साहब एक नेचुरल सवाल यही बनता है कि इतने मशवरे, इतनी एडवाइस और सच्ची बात है इतनी एडवांसमेंट हो गई है हमारे यहाँ डेंटल फील्ड के अंदर, इम्प्लांट्स आ गए हैं, पहले ब्रेसेस सिर्फ होते थे, अब वो अलाइनर्स आ गए हैं। तो फिर अभी भी लोगों के दांतों का इतना बुरा हाल क्यों है? क्योंकि हर दूसरे बंदे से जब आप बात करते हैं, पीले दांत हैं, जंग के निशान हैं, जिस तरह जंग के कलर के निशान पड़े हुए होते हैं, मतलब बहुत बुरा हाल होता है। और करीब से अगर कोई इंसान आपसे बात करे और उनके मुंह से स्मेल आ रही हो, चाहे दांत जितने भी अच्छे लग रहे हो, तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, आपने बड़ा सही और बर्निंग क्वेश्चन किया। अब देखिए, मेथोडोलॉजी बढ़ गई, इक्विपमेंट इतने मॉडर्न आ गए, टेक्निक्स इतनी बेहतर आ गई, उसके बावजूद नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, हर हॉस्पिटल भरा हुआ है। और दांतों के हवाले से देखें तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं, इतना पेशेंट दिन में इकट्ठा होता है। उसकी वजह ये है कि जब आप एक चीज़ का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे। बॉडी बिल्डर की बॉडी क्यों मजबूत होती है? वो वेट उठाता है, वो एक्सरसाइज करता है। हम लोग आदी हो गए प्रोसेस्ड फूड के, फ्रोज़न फूड के, पैकिंग वाली लाए, उसको फटाफट अपने ओवन में रखा, टन हुआ, खाना खा लिया। बारीक चीज़ें जो दांतों में रह जाती हैं, दांतों को एक्सरसाइज का मौका ही नहीं मिलता, ना जॉ मसल्स बनते हैं। अब जब दांतों की एक्सरसाइज नहीं होगी, बार बार आपका मुंह खुले बंद नहीं होगा, तो थूक नहीं बनेगा, थूक नहीं बनेगा तो ड्राई माउथ होगा, ज़ीरोस्टोमिया जिसको कहते हैं। ये एक अलहदा से बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है। जो कहते हैं ना बार बार पानी पिएं, इसीलिए कहते हैं कि मुंह खुश्क ना रहे, ठीक है ना। आमतौर पे वो टीचर हज़रात है जैसे, तो ये चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से बीमारियाँ बढ़ रही हैं। प्लस एक और क्या है कि एक खौफ है डेंटिस्ट का, हमारे इंस्ट्रूमेंट देख के, क्लिनिक का, और लोग कहते हैं पता नहीं मुंह में क्या होगा, ठीक है ना। ये डॉक्टर साहब आप तो बात करें डेंटिस्ट पे आने की, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ सारी ज़िंदगी जो है वो कभी डेंटिस्ट पे गई नहीं और बड़े फखर से बताते हैं। और दांतों का हाल ख़राब हुआ है, दांत गिरे में बीच में। मुझे तो ये चीज़ शॉक करती है कि जब 50 या 60 साल के इंसान के दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, वैसे में लोग समझते हैं अगर हम डॉक्टर के पास, और डॉक्टर साहब हर बार मैंने ये भी देखा है कि ज़रा सा किसी दांत में इशू हुआ, डॉक्टर के पास गए और कहा कि जी दांत निकाल दें, और उसने निकाल भी दिया। जी, वो समय सोच के आते हैं कि हमने निकलवाना है, और फिर वो दांत होता भी इस काबिल है कि उसको निकाल ही दिया, जबकि दांत हिलना शुरू हो जाए फिर उसको बचाया नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब मैं बात करूँ, कंपाउंडर के पास भी जाके दांत निकलवा लेते हैं लोग। जी ऐसे ही है। फिर लोग क्या करते हैं कि या तो जाते नहीं हैं माशी हालात की वजह से, या जाते भी हैं तो क्वैक्स के पास जाते हैं जो कि सस्ते होते हैं, लेकिन उनके इंस्ट्रूमेंट एक ही मुंह से धो के वो अगले मुंह में डाल देते हैं। तो इट लीड्स टू सो मैनी अदर डिजीज़। हेपेटाइटिस बी है, सी है, एड्स है, इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, टाइफाइड, वो इस तरह से फैलता है। जो थूक में जरासीम वायरस के होते हैं वो अगले के मुंह में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि तमाम व्यूअर्स से कि जब किसी डेंटल क्लिनिक पे जाएं तो बाहर उसके देख लें कि BDS लिखा हुआ है, और उससे पूछें कि डॉक्टर साहब रजिस्टर्ड हैं PMDC से या पंजाब हेल्थ केयर कमीशन या जो भी अपने उनके लोकल बॉडीज़ जो गवर्न करती हैं उनसे आप सर्टिफाइड हैं, फिर अपना मुँह खोलें। सबसे ज़्यादा कॉमन दांतों की बीमारियाँ इस वक्त पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए क्या हैं? गम ब्लीडिंग, सेंसिटिविटी। गम ब्लीडिंग यानी कि आपके मसूड़ों से खून आ रहा होता है, दांतों में खोड़ें बनी हुई हैं, दांतों में ठंडा गर्म लगा हुआ है, दांत टेढ़े मेरे हैं, आगे पीछे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी ठंडा गर्म क्यों लगता है? मेरे साथ कभी कभार होता है कि मैं आइसक्रीम अगर खा रही हूँ तो मेरे दांतों को महसूस हुआ, अदरवाइज मैंने ठंडा बर्फ़ पानी पी लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बिल्कुल, हम दिन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं जो हमारे दांतों हमें नहीं खानी चाहिए। फॉर एग्जांपल पान छालिया हो गया, खाना खाते हुए कोई क्रश्ड बोन आ गई, दाल खाते हुए कोई पत्थर आ गया, उस वक्त दांत में एक हल्का सा माइक्रो क्रैक बन जाता है एनामल के अंदर, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है। फिर अब हम जब बहुत ज़्यादा कोई ठंडा या गर्म एक्सट्रीम टेम्परेचर पे कोई ड्रिंक पीते हैं या चीज़, तो वक्ती तौर पे लगती है, उसके बाद वो सही हो जाता है। ऐसी सूरत में फ़ौरन डेंटिस्ट के पास आएँ ताकि आपको मुतल्लिका वो टूथपेस्ट बता सके या कोई फिलिंग शिलिंग कर सके, ठीक है। यानी कि आपके पास फिर चक्कर लगाना पड़ेगा। खैर देखिए, अच्छा व्यूअर्स, मैं एक बात बताती हूँ। मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप अपने दांतों को क्या करती हैं? सबसे पहले तो इन्हें अपने दांतों को सिर्फ एक तो साफ रखती हूँ, उसके अलावा डॉक्टर साहब आपके पास वंस एवरी 6 मंथ्स, एवरी 8 मंथ्स आती हूँ अपनी स्केलिंग और क्लीनिंग के लिए। एज अ रिजल्ट अल्लाह का बहुत करम है व्यूअर्स, कोई कैविटीज़ नहीं है जिसको हम कीड़े कहते हैं, कैरीज वेरीज, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर बचपन से, लेकिन इसका क्रेडिट ममा को जाता है, हम छोटे से थे तब से ममा डेंटिस्ट के पास लेके जा रही हैं, ये बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। अब एक पुरानी नस्ल में एक थोड़ी सी एक गड़बड़ मैंने देखी कि उन्होंने जोर दिया सुबह उठ के ब्रश करो। सुबह उठ के ब्रश करना वैसे ही है जैसे आप चोरी होने के बाद लॉक करें या सर्दी होने के बाद स्वेटर पहने।
मतलब प्रिवेंशन करनी चाहिए ना। रात को आपने जब 5-6 घंटे सोना है, कोई पानी का इंटेक नहीं है कि आपका मुंह साफ़ हो जाए, कोई चाय नहीं पीनी, आपने खाना खा के सो जाना है। उस सोए हुए अरसे के दौरान जो तेज़ाब बनते हैं मुंह में, लैक्टिक और ब्यूटारिक एसिड, वो दांतों को गलाते हैं, वो कैविटीज़ बनाते हैं, वो मसूड़ों में खून आने का बायस बनते हैं। तो रात को ब्रश करने पे जोर देना चाहिए। सुबह उठ के भी करें, लेकिन नाश्ते के बाद कर लें, क्योंकि फिर अपने अपने काम पे चले जाना होता है। तो रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते के बाद 2 काफ़ी ब्रश। और बाय द वे, मैं तो जो चीज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी की रूटीन बनाई हुई है, रात को दांत ब्रश करके सो गई, फिर जब सुबह उठी तो अच्छी तरीके से मुंह की एक दफ़ा कुल्ली कर ली, बल्कि मैं माउथ वॉश का इस्तेमाल कर लेती हूँ सेंसिटिव टीथ का, उससे अपनी कुल्ली की। उसके बाद फिर मैंने रेगुलर कुल्ली करके खाना पीना जो भी खाना खा लिया, उसके बाद काम पर निकलने से पहले एक दफ़ा अच्छी तरह दांत ब्रश कर लिए। और लंच को भी आप ज़रा ब्रश बैग में रख के नहीं फिर सकते, लंच को भी कर लिया, उसके बाद कुल्ली कर रहे हैं, और रात को सोने से पहले ब्रश कर। बट बहुत से लोग जो हैं उनके दांतों का रंग बदल जाता है डॉक्टर साहब। जैसे कि आपने एक दफ़ा मुझे कहा था कि फिज़ी ड्रिंक्स हो गई, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, तो उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए रद्द-ए-अमल? अगर आप एक्सेसिव इन चीज़ों के पीने के आदी हैं, तो आप जब भी ये पिएं उसके बाद एक कुल्ली कर लें, आपके मुँह से वो लेयर उतर जाएगी जो कि स्टेन बनने का बायस बनती है। ठीक है। और ये बताइए कि और कोई ऐसी चीज़ जो हम कर सकते हैं जिससे हम अपनी डेंटल हाइजीन को ठीक रखें? क्योंकि डॉक्टर साहब देखिए, जब फिर बात इम्प्लांट पे आती है या डेंचर्स की तरफ जाना पड़ता है या पूरे के पूरे, वो फिर बड़ा महंगा काम है। बिल्कुल महंगा काम है। इसी से लिए तो हम कहते हैं कि जैसे ही कोई एक दांत ख़राब हो उसका फ़ौरन ट्रीटमेंट करवा लें, ताकि वो निकलने से बच जाए, और अगर निकल गया तो साथ ही फ़ौरन रिप्लेस कर लें, डेंटल इम्प्लांट के थ्रू, क्राउन के थ्रू, ब्रिज के थ्रू या डेंचर के ज़रिए। चले, ये तो डॉक्टर साहब हमने बात कर ली ना प्रिवेंशन की, लेकिन अगर मसला हो जाता है, किसी का दांत ख़राब है या उस पर कीड़ा लग गया है, उसका पहला हल क्या है? ज़रा व्यूअर्स का दिल से डर तो निकाले ना। बिल्कुल, देखिए मसला हो गया है, अब जैसे कि आपके दांत पीले हो गए हैं, उसके अंदर ऑरेंज 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 मार्क्स आ गए हैं, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं, फिर कीड़े पे आएंगे। बिल्कुल। हाँ, उसका हल क्या है? बिल्कुल, उसमें यह कि हम स्केलिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं। अगर तो वो एक्सटर्नल स्टेन्स हैं, वो तो स्केलिंग और पॉलिशिंग से साफ़ होके। अगर वो इंटरनल स्टेन्स हैं तो उसके लिए हम फिर ब्लीचिंग यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग जेल, जो दांतों को वाइट कर देता है। ये तो होगा उनका इलाज। अगर उसके बाद भी ना हो, फिर हम दांतों पे वेनियर्स लगा देते हैं कॉस्मेटिकली, ताकि सामने के दांत बात करते वक्त या स्माइल करते वक्त बुरे ना लगें। देखिए व्यूअर्स, चिट्टे चार दांत तो शायद मीडिया के ही लोगों को ज़्यादा होता है, या कुछ मखसूस लोग होते हैं जो चाहते हैं, लेकिन बेहतरीन ऑप्शन और हल मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ, वो ये है कि आप अपनी नीट एंड क्लीन रखें मुंह को। अगर आप अपने दांतों को कम से कम स्केलिंग करा के साफ़ कर लेंगे, नहीं भी आपने ब्लीच कराना, तो कम से कम दांत साफ़ तो नज़र आएंगे। हड्डी कुछ लोगों की दांत की ज़रा येलो साइड पे होती है, मेरी जो है वो ज़रा सी येलो साइड पे है, मैं नहीं इतना वो ब्लीच की तरफ होती, क्योंकि फिर दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। बट द पॉइंट इज साफ सुथरे दांत होने, साफ सुथरे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आ गया, अगर कोई जिसको कीड़ा या कैरीज कहते हैं वो लग गया, उस पर फिर डॉक्टर के पास जाए तो क्या करेंगे? पहले तो ये ज़हन से खौफ निकाल दें कि डेंटिस्ट के पास जाने से बहुत दर्द होता है। लोग कहते हैं दांत निकाल देंगे, रूट कनाल कर देंगे। अब पेनलेस डेंटिस्ट्री है, हम जेल स्प्रे करके सुन करके फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। पहले ये खौफ निकाल दें सब लोग कि डेंटिस्ट्री बहुत पेनफुल है। इट इज़ नथिंग पेनफुल। हल्की सी पेन तो आप बाजू में टीका लगवाएं तब भी होती है। अब ये दांत में कैविटी बन गई तो सबसे पहले विजिट करें। अगर उसमें सिर्फ ठंडा लग रहा है तो सिंपल फिलिंग करेंगे, बगैर तकलीफ के पेशेंट घर चला जाएगा। अगर उसमें गर्म लग रहा है, मीठा लग रहा है और उसमें खाना चबाने से दर्द है, फिर हम उसके लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। वो भी पहले एक हवा था कि बहुत तकलीफ होती है। अब हमारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे ऐसे आगे, इक्विपमेंट ऐसा आगे कि अब रूट कैनाल 1 या 2 विजिट में रूट कैनाल हो जाती है। तीसरा कदम, इसी दिन हम इम्प्लांट्स एंड ब्रेसेस पे भी बात करेंगे डॉक्टर साहब, वो भी मैंने सोचा हुआ है। लेकिन आखिरी जो मैंने आपसे सवाल पूछना है वो है रिलेटेड टू, अगर फॉर एग्जांपल दांत निकालना पड़ गया जी, तो क्या फिर उसको वैसे ही छोड़ दो? बहुत से लोग होते हैं कहते हैं पीछे की दाढ़ निकली हुई है, खैर है, साइड का एक दांत निकला हुआ है, डजंट मैटर, अब क्या, उसका हल क्या है? यही मैं मिथ है कि जो है लोगों में कि नहीं लगवाएंगे तो क्या, इतने सारे बाकी दांत तो है ना। हर दांत का अपना फंक्शन है, सामने के दांतों का, साइड के दांतों का, पीछे दांतों का। हम जब बाइट लेते हैं किसी चिकन पीस की या ऐसे भी, वो हम पहले प्री मोलर से तोड़ते हैं और पीछे फिर मोलर से चबाते हैं। सामने के दांतों से हम फ्रूट चबाते हैं। इनमें से कोई भी दांत नहीं होगा तो निकले हुए दांत के जो, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये दांत निकल गया, अगर यहाँ पे नहीं लगवाते तो साथ वाले जो नेबरिंग टीथ हैं वो टेढ़े होने शुरू हो जाएंगे उसी जगह पे। और उसके ऑपोजिंग जो, अगर फॉर एग्जांपल ऊपर का दांत निकलवा दिया, नहीं लगवाया, तो उसके मुकाबले जो नीचे का दांत आ रहा है ना, वो वहाँ अपनी जगह से लंबा होना शुरू हो जाएगा, तो आपकी सारी बाइट ख़राब हो जाती है। तो दांत जैसे निकलवाएं, किसी भी तरीके से जो अफोर्ड कर सकते हो, डेंचर, क्राउन ब्रिज या इम्प्लांट, उसके थ्रू आपको दांत अपना रिप्लेस करवा लेना चाहिए फ़ौरन।
वंडरफुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड एन ऑनर। और अब मुझे भी लग रहा है कि मुझे जाके अपना ठंडा गर्म दांतों का चेक कराना पड़ेगा। और व्यूअर्स, डिले ना किया करें, जो मसला रूट पे ही आप पकड़ के उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, वो जब बिगड़ जाता है ना केस, तो फिर संभालना बड़ा मुश्किल होता है। और वैसे भी हमारे फेवरेट, मेरे बहुत ही प्यारे भाई डॉक्टर इमरान ज़िया जब हमारे साथ होते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर करके जाते हैं। नेक्स्ट टाइम आपसे मैंने आपको बता दिया कि क्या बात करनी है। हम अलाइनर्स एंड इम्प्लांट्स एंड ब्रेसेस पे बात करेंगे कि क्या ऑप्शन बेहतरीन रहता है। लेकिन अब छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आइए कुछ म्यूज़िक की तरफ बढ़ेंगे। हमें ज्वाइन करेंगी ब्रेक के बाद हमारे मुल्क की बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट सिंगर सायरा ताहिर। क्या बात है, एब्सोल्युटली वंडरफुल। आइए आइए व्यूअर्स, जैसे कि आपसे वादा किया, सायरा ताहिर ने हमें ज्वाइन किया आफ्टर द ब्रेक और बहुत ही खूबसूरत ट्रिब्यूट पेश किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। और हमें सायरा जी आपके साथ ज्वाइन किया है डॉक्टर अफजाल बाजवा ने, जो कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हैं, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन भी हैं और उसके साथ साथ अगर हम कहें कि एंटी एजिंग एक्सपर्ट हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। आज हमें एंटी एजिंग और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में गाइड करेंगे। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि 3 ख़वातीन हैं और एंटी एजिंग की बात हो रही है और शो के बाद हम सब ने डॉक्टर साहब को फ़ोन करा, डॉक्टर साहब हमारी क्या डेंटिंग पेंटिंग हो सकती है। मैं तो उसको वैसे ही डेंटिंग पेंटिंग बुलाती हूँ। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताएं, एज अ मैन प्लास्टिक सर्जरी की तरफ रुझान कैसे हुआ और उसके साथ साथ एंटी एजिंग क्यों? जुगन, बड़ी खूबसूरत आपने बात की, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि डेंटिंग पेंटिंग। अब डेंटिंग गाड़ी की भी तो कराते ही हैं, ऑफ कोर्स, घर की भी कराते हैं, घर का अरसा गुजर जाए तो पेंट भी कराना होता है, 100 चीजें करानी होती हैं। अब वो डेंटिंग पेंटिंग जो है वो एक्चुअली सिर्फ एज की वजह से नहीं होती। आपने देखा एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लोगों की टांगें बाजू हाथ कट जाते हैं, कैंसर्स होते हैं, उनकी वजह से बेशुमार रिकन्स्ट्रक्शन चाहिए होती है, जो कि प्लास्टिक सर्जरी का ये भी पार्ट है। तो स्टार्ट तो एज ए प्लास्टिक सर्जन इस वजह से किया था कि रिकन्स्ट्रक्शन करनी है, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि एंटी एजिंग सिर्फ खूबसूरती का हिस्सा नहीं है, और भी बेशुमार चीज़ें हैं। जैसे अगर हम बात करें नी जॉइंट्स हैं, तो नी जॉइंट्स में आपने देखा टाइम के साथ साथ हड्डी घिस जाती है और हमारे जो हड्डी वाले ऑर्थोपेडिक के कलीग्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको हड्डी को काट के तो उसका जोड़ को रिप्लेस करते हैं। तो अगर हम हड्डी में लगे हुए उस जोड़ को, घिसते हुए उस सिस्टम को वापस रिजुविनेट कर लें या एंटी एजिंग में ले जाएं तो एक जॉइंट कितना बेहतर हो जाएगा, चलना फिरना आसान हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम अपनी जनरल लुक की बात करते हैं तो अगर हमारा फेस इट लुक्स गुड, इट लुक्स फ्रेश, तो हम कहते हैं कि नहीं, एंटी एजिंग जो है इसमें बहुत सारी चीज़ों का रोल है, आप अगले बंदे की लाइफ चेंज कर देते हैं। अग्रीड। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू भी होता है इसके साथ साथ, लोग कहते हैं कि भाई देखो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर, मैं आपको आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट राइट नाउ, सो प्लीज फॉरगिव मी, बिकॉज मेरे सामने जब मैं कभी कभी कहती हूँ ना लोगों को, यार थोड़ी बहुत बंदा डेंटिंग पेंटिंग करा ही लेता है, तो अक्सर लोग मुझे घूम के कहते हैं क्या मतलब, वो गाड़ी की बात हो रही है, गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग। मेरा पॉइंट ये है कि जिस गाड़ी को आपने, क्या ज़्यादा इंसान जब नई गाड़ी लेता है तो 10 साल 15 साल चला लेता है, इस जिस्म में आपने अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है। अब देखिए, वो 80 साल हो, 60 हो, 120 साल हो, देखिए टेबल पड़ा है, अगर हम इसको 2 दिन 4 दिन साफ नहीं करेंगे तो मे बी लास्टिंग फॉर 1 ईयर, और अगर हम इसको लुक आफ्टर करके इसको प्रिजर्व करके रखेंगे तो इट विल लास्ट। देखें आप, जो हमारे लोग विरसा में जब हम बात करते हैं, पुरानी बिल्डिंग्स की बात करते हैं, उनकी प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, जो प्रिजर्व्ड हैं वो अभी तक चल रही हैं, जिनको प्रिजर्व नहीं किया दे गेट डिस्ट्रॉयड। हाँ जी, लेकिन अगर एंटी एजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई डिस्ट्रॉय तो नहीं हो जाता ना एंटी एजिंग की वजह से? नहीं, डिस्ट्रॉय ही तो हो रहा है उसमें। मैं यही बात जो आप एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, और जो आप, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ डॉक्टर साहब जो यंगर ईयर्स में बड़े खुश शक्ल थे और जब एज हुई और लाइंस आनी शुरू हो गई चेहरे पे, और कुछ लोगों की वक्त से पहले एजिंग हो जाती है, और जिनके चेहरे पे ज़्यादा एजिंग हो जाती है वो फिर बड़े, कुछ लोग ऐसे कॉन्शियस होते हैं
और हम उनको क्यों कहें कि भाई आप गलत करें। एक नफसियाती चीज़ है, अगर इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर बंदा क्या करे। अब देखिए इवन इंटरेस्टिंगली जब हम बात करते हैं तो हम सोचते हैं सिर्फ एंटी एजिंग या ब्यूटीफुल लुक का सिर्फ फीमेल्स को शायद कंसर्न होगा, लेकिन ऐसे नहीं है। आप मेल्स को देख लें जिनके बाल गिर जाते हैं। अब बाल गिरना कोई बीमारी तो नहीं है ना उस तरह से, और अगर उसी बंदे के हम बाल लगा देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देता हूँ मैं एज ए प्लास्टिक सर्जन, तो ये भी एक एंटी एजिंग प्रोसीजर है, उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। अगर वो मैच करें तो 10 साल पीछे वाली तस्वीरों के साथ मैच करना शुरू कर देते हैं। बात तो ये ना कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर फिर प्रॉपर होना चाहिए ना। वेरी राइट। मैं आपके पास जाऊं और मुझे इस उम्र पे आप अगर 18 साल का दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो अनरियलिस्टिक बात है। रियलिस्टिक होना, देखिए उसमें 2-3 चीज़ें हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं। वन, जो आपने कहा कि डॉक्टर ठीक होना चाहिए। देखें इतने मज़े के खाने बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर द कुक इज़ नॉट ट्रेंड तो क्या होगा, सारा कुछ स्पॉइल ही हो जाएगा ना। और अगर शेफ में और कुक में और बावर्ची में फिर यही फ़र्क होता है। यही फ़र्क होता है, वेरी राइट। अब इसी तरह से जब हम अपनी बात करते हैं कि जी एंटी एजिंग की, तो ऑनेस्टली एंटी एजिंग शुड स्टार्ट वेरी अर्ली इसलिए कि जब एजिंग नहीं हुई है, वी आर यंग, आपको पता है 25 ईयर्स तक वी ग्रो कंटिन्यूसली, और उसके बाद फिर हम स्टैटिक होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिटेरेशन। तो आप कह रहे हैं कि 25 साल की उम्र पे एंटी एजिंग आइडियली हमें वी शुड स्टार्ट राइट एट दैट पॉइंट। क्यों? वो इसलिए पहले कोई बता देता। अब उसके बाद अगर हो रहा है तो वो रिजुविनेशन है, हम कंपनसेशन कर रहे हैं, हम जो लॉसेस हैं उनको पे बैक कर रहे हैं, लॉसेस को रोक नहीं कर रहे। अब देखिए ना, वर्ड्स पे गौर करें, एंटी एजिंग जो प्रोसेस एक नेचर ने बनाया जो चल रहा है, हम इधर वी आर गोइंग टू स्टॉप इट आर गोइंग टू स्लो इट। तो एब्सोल्युटली स्टॉपेज तो शायद पॉसिबल अभी ना हो, मे बी कुछ साल में, कुछ देर में ये चीज़ें हो जाएं, लेकिन अभी हम पे बैक तो कर रहे हैं और हम उसको स्लो भी कर रहे हैं। तो एंटी एजिंग कहते हैं ना, मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है। तो अगर तो एंटी एजिंग की इन ट्रू सेंस हम बात करें, ट्रू एसेंस में बात करें, तो फिर बहुत अर्ली स्टार्ट करना। बट डॉक्टर साहब, आप बर्न सर्जन जो है वो बेसिकली रिजुविनेशन है। बट यू आर आल्सो अ बर्न सर्जन। तो जो लोग खुदा न खास्ता किसी ऐसे इंसिडेंट से गुजरे होते हैं, जस्ट फेस या अगर किसी की फॉर एग्जांपल बॉडी पे बर्न्स आ गए हों, वेरी राइट, उसमें जो कि ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सा सवाल है कि सिर्फ आजकल लोग सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी की बात कर रहे हैं। मुझे एकदम से ख्याल है कि यू आर आल्सो अ बर्न सर्जन। बहुत से लोग इस चीज़ से बैक ऑफ कर जाते हैं कि नहीं, दूसरे में ज़्यादा पैसे हैं। वेरी राइट। लेकिन उसमें यह है कि जब तक हम कहें कि हम बर्न को और ट्रामा को नहीं करते, तो मैं समझता हूँ ये हमारे प्रोफेशन के साथ ज़्यादती है। असल में तो प्लास्टिक सर्जरी इसीलिए शुरू की गई थी ना। प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली सिर्फ एक चीज़ का नाम नहीं है। आपको पता है, ये बड़ा मज़ेदार सा लफ्ज़ है प्लास्टिक सर्जरी, जिसमें आधी लोग शायद यही समझते हैं हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं या कोई इस तरह की बात होती है। ये प्लास्टिक एक्चुअली ग्रीक वर्ड है और इसका ये लिखना है प्लास्टिकोस से। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बेहतर कर देना। अब बेहतरी प्लास्टिक सर्जन किस तरह से इन्वॉल्व होता है ट्रॉमा में, जो रिकन्स्ट्रक्शन या जिस तरह वो डेंटिंग पेंटिंग की हम बात कर रहे थे, कोई एक्सीडेंट से कोई तोड़ फोड़ हो गया तो उसको वापस पे बैक करना है। सिमिलरली विद द कैंसर्स, उनको स्किन कैंसर्स को निकाल के उसकी जगह गोश्त लगा के बंद करना। फिर बर्न्स हैं जितने, वो जो जब एक बर्न के साथ ज़ख्मों के साथ आता है उसको ठीक करना। फिर जब वो डिफ़ॉर्मिटीज़ या जो आप बात कर रहे थे अभी बाजुओं की, हाथों की, तो उनमें बेहतरी लेके आना कि वो एक्सेप्टेबल भी हों और वर्केबल भी हों। जैसे बगल या ये उंगलियां आपने देखा जल के तो फिर ऐसे जुड़ जाती हैं, तो उनको फंक्शनल बनाना। एस्थेटिक इज़ वन पार्ट, खूबसूरत भी लगें और अपना काम भी कर सकें। फिर जितने पैदाइशी डिफेक्ट्स हैं, तालू है, होंठ है, इस तरह के बेशुमार पैदाइशी तौर पे डिफेक्ट्स होते हैं, वो भी एज ए प्लास्टिक सर्जन में डील करता हूँ। सर, कितनी खुशी मिलती होगी कि जब एक न्यू आपके पास बच्चा आता है जिसका क्लेफ्ट पैलेट है, जिसका हम कहते हैं तालू नहीं बना होता, या होंठ का है और तालू का, दो लदा चीज़ें इकट्ठी भी हो सकती है। और अगर वो और ऐसे बच्चे की बंदा सर्जरी करे और फिर वो बच्चा बिल्कुल एक रेगुलर बच्चे की तरह लगे, कितनी डॉक्टर साहब खुशी होती होगी। देखिए, जो लोग आते हैं हमारे पास, एक बेसिकली एक बड़ी लंबी चौड़ी एक पॉपुलेशन है जिसको हम मतलब समझ लें कि कैटर करते हैं। हमारे पास लोग आते हैं जिनके कई दफ़े हाथ, टांगे, बाजू कट जाते हैं। बहुत सारे लेबरर और ये इस तरह के लोग आते हैं जिनको हम, अब देखें ये किताब होती है ना, बड़ी नाइस, दोनों तरफ से कटी होती है, एजेस फाइन होते हैं, वो एक कटर के अंदर से उसको काटते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कटिंग करते करते अनफॉर्चुनेटली कहीं वो मशीन पहले से प्रेस हो गई तो वो हाथ अलग हो जाता है। या अल्लाह। अब आप इमेजिन करें उसकी फीलिंग कि जो शॉपर में हाथ लेके आया और हम लगा दें और वो जब चलता है और वो उस हाथ से कुछ चीज़ पकड़ के अपना काम करता है, अपना रिस्क कमाता है। किसी बर्न विक्टिम को वापस उसकी ज़िंदगी देना, किसी ऐसे इंसान के जिसके हाथ नहीं काम करते। और कुछ चीज़ें डॉक्टर साहब एस्थेटिकली इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही होती हैं, जैसे कि तालू वाला इशू हो जाता है, या किसी के मुंह के ऊपर बहुत बड़ा निशान हो। जी, तालू ना हो तो सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि मतलब सुराख है तालू, खा नहीं सकते, बोल नहीं सकते।
और मुझे इस प्रोफेशन से इतना प्यार है कि मैंने इसमें 3 दफ़े स्पेशलाइज़ किया। आई डिड FCPS इन प्लास्टिक सर्जरी, देन आई डिड MS इन प्लास्टिक सर्जरी, फिर जॉर्जिया से आई डिड FACS इन प्लास्टिक सर्जरी। अमेजिंग। तो इसमें मेरी PhD भी है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये मैं आई लव दिस प्रोफेशन। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी अगर दोबारा वापस चली जाए, एंटी एजिंग से भी हट के हम कहें कि पीछे चले जाएं, तो अगर रिवाइंड हो जाए तो आई विल बी डूइंग दिस अगेन। आपने कुछ पूछना सारे को बड़गौल से आप बात सुन रहे थे फ्रॉम एंटी एजिंग पॉइंट ऑफ व्यू, या बिकॉज आप यंग हो, राइट? एंड यंग गर्ल्स जो हैं वो या तो बहुत छोटी उम्र पे 15-16 साल की उम्र पे कराना शुरू कर देती है चीज़ें, या फिर इतना लंबा वेट कर जाती हैं कि कहती है कि जब मुझे बड़ी दफ़ा लोगों ने कहा है कि जुगन एक दफ़ा प्रॉपरली जो है ना एज आने दो मुंह पे, फिर मैं ठीक करा लूँ। फिर ठीक कराना है। तो एंटी एजिंग से तो आप निकल गए ना, फिर तो रिजुविनेशन के उसमें आ गए ना कि आपने पे बैक करना है जो लॉसेस हो गए हैं। अब वो पे बैक जितना मर्जी कर लें, जो ओरिजिनल स्टॉपेज है या स्लोर है उस लेवल पे हम नहीं जा पाते। सब आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं, कौन सी एज जो है वो परफेक्ट है जिस एज से हमें शुरू करना चाहिए, और क्या किससे शुरू करना चाहिए, क्या और हमने कहा कि हम अगर बात करें तो 25 ईयर इज़ द आइडियल एज, क्योंकि 25 तक हमारी बॉडी ग्रो कर रही होती है, इधर वन फॉर्म और द अदर। अब जब ग्रो कर रही है तो मेरे ख्याल में उस दौरान ग्रोथ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब जब ग्रो कर गया है तो उसके बाद फिर एक प्लेटू फेज आता है। प्लेटू का मतलब है कि बस बॉडी स्टैटिक हो जाती है ना, उसका निज़ाम ऐसा अल्लाह ताला का कि वो एक स्टैटिक हो, फिर एक ख़ास वक्त के साथ वो डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल में अगर हम 25 पे, वो जिस तरह मैंने अभी कहा ना कि मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है, तो अगर 25 पे हम स्टार्ट लेते हैं, और स्टार्ट का मतलब ये नहीं है कि एकदम से फेसलिफ्ट का ही सोचना शुरू कर देना, उस वक्त तो ज़रूरत ही नहीं है उसकी। नहीं, अब यही तो बात है, अगर 25 और 30 के बीच चलें, जनरल रेंज से 25 टू 30 के बीच, अब किस चीज़ से शुरू? परफेक्ट। अब उसमें सबसे पहले तो हमें हेल्दी डाइट से स्टार्ट करना चाहिए। हेल्दी डाइट क्या है? हम, आपको पता है एज नेशन अगर हम अपनी बात करें तो हम कभी भी खाना खाते वक्त या सोचते नहीं हैं कि हम क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। अब हमें एक्चुअली एक बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें हमारी प्रॉपर न्यूट्रिशनस वैल्यू हो, उसमें हमारे कुछ वाइटामिन्स हैं जिनको हम रिकमेंड करते हैं, हमारी हाइड्रेशन पूरी होनी चाहिए, हमारे लिक्विड जूसेस, पानी, ये चीज़ें हमें ज़्यादा लेनी चाहिए। ठीक है। फिर हमारा रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए। सुन रही हो? रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए। इसका तो इतना भाग दौड़ वाला काम है एज अ सिंगर। दैट्स राइट। दैट्स व्हाई आई वांटेड यू टू सिट थ्रू दिस, बिकॉज़ यंग लड़कियां जो हैं ना अपने पानी का ख्याल रखती हैं, ना अपनी हाइजीन का ख्याल रखती हैं, ना अपनी नींद का ख्याल होता है। 80% तो प्रॉब्लम इसी वजह से स्टार्ट होती है। पानी और सही खुराक से ठीक कर देते हैं और नींद से। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आप देखा कभी आप नॉर्मली गौर करें तो हम जब मुंह धोते हैं तो हम तौलिए से सारा मुंह नीचे ही खींच रहे होते हैं, रगड़ते हैं। आइडियली तो ग्रेविटी से पहले नीचे आ रहा है, तो रादर देन टचिंग एंड पुलिंग अपवर्ड्स रादर देन डाउनवर्ड्स, तो फिर बाद में फेस लिफ्ट ही कराना पड़ेगा ना। तो आपको इसको जस्ट टच एंड गो करना चाहिए। फिर आपने देखा, मैं जो फील करता हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन हमारी जो क्रीम या मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं वो एप्लीकेशन ही गलत करती हैं, नीचे की तरफ पुल कर रहे होते हैं। फेस की एक्चुअली यहाँ से आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड मूवमेंट होनी चाहिए, माथे पे अपवर्ड, नेक पे डाउनवर्ड्स, राइट, अपवर्ड, आउटवर्ड्स एंड लैटरली, ये मूवमेंट्स होंगी तो इससे आपका फेस बेहतर रहता है। फिर मॉइस्चराइज़र ज़रूर लेने चाहिए। फिर हमारे जितने जो कि फील्ड में जिन लोगों ने निकलना होता है, यानी कि आप बोटॉक्स और कोलेजन की तो बात ही नहीं अभी कर रहे। अभी तो देखें, अभी तो ABC पे बात चल रही है। तो यही तो बात मैं आपको व्यूअर्स बताना चाह रही हूँ कि अगर 25 साल की उम्र पे ये करना शुरू कर देंगे तो फिर आपको 28 और 30 साल की उम्र पे नहीं कराना पड़ेगा ना डेंटिंग, जैसे आप डेंटिंग वेंटिंग नहीं करानी पड़ेगी, अभी पॉलिशर करा लें। क्लास में हाई स्कूल के बच्चे को आप यूनिवर्सिटी की किताबें दे देंगे तो डिजास्टर ही होगा ना। अभी उसका वो टाइम नहीं आया, एक टाइम आएगा व्हेन ही विल बी यूजिंग इट, अदरवाइज इट्स बिफोर टाइम। अब उससे पहले जो करने वाले काम हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। अब उसके बाद मॉइस्चराइज़र अच्छा यूज़ करना चाहिए। फिर जो हमारे लोग फील्ड में निकलते हैं दे शुड यूज़ वेरी गुड सन ब्लॉक, बहुत ज़रूरी हमारी है। एजिंग में आप देखें बिल्डिंग इतनी अच्छी हम बनाते हैं, कुछ देर के बाद वो डेवास्टेट कर जाती है, उसकी वो सारे वियर टियर ऑफ, वो सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से आती है। मेकअप के नीचे लग सकता है सन ब्लॉक। दैट्स राइट। जिस तरह गौर से देख रही हो ना कि हम तो मेकअप लगाते हैं, अभी फिक्र न करें, अभी मेकअप की तरफ ही आ रहे हैं। या अल्लाह। अब मेकअप के यूजेज में भी ये है कि वी शुड यूज़ बेसिकली अ स्टैंडर्ड ब्रांड्स। आपने देखा मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, बहुत ही बुरी कॉपी, लेकिन कॉपी। दैट्स राइट। अब वो शायद लुक में वो कॉपी 1 से बेहतर ही हो, नज़र बेहतर आ रहा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म उसके जितने डिलीटरियस इफेक्ट्स होते हैं स्किन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब उससे क्या क्या इश्यूज आते हैं आप देखिए, रिंकल्स अर्ली आना शुरू हो जाती हैं बच्चियों में, आप देखेंगे बिल्कुल फाइन पिगमेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं, मोल्स बहुत एक्स्ट्रा बन जाते हैं। फिर टाइम के साथ साथ आप देखिए ये आईब्रोज सैगी हो जाते हैं, यहाँ पे ये हमारी जॉ लाइन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है।
फिर मैंने देखा कि हमारी ख़ास तौर पे विमेन में एक प्रॉब्लम बड़ी ख़ास है, वो ये है कि चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक प्रॉपर एक सिस्टम बनाया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, तो फीमेल्स अपना आयरन डेफिशिएंसी को पे बैक नहीं करती। अब बहुत सारी ख़वातीन देखेंगे, दे वर लुकिंग वेरी गुड, दे वर हैविंग नॉर्मल लाइफ, प्रेगनेंसी हुई, फर्स्ट डिलीवरी हुई, उसके बाद फेस बिल्कुल देखने लायक नहीं रहता, छाइयाँ पड़ना अच्छा शुरू डॉक्टर साहब, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। मुझे अपने मतलब आई हैड 5 प्रेगनेंसीज, 2 मिसकैरेजेस। जो पहले 2 बच्चे थे उनमें कोई इशू नहीं हुआ। नूर की प्रेगनेंसी में फीमेल प्रेगनेंसी मतलब फीमेल फीटस मेरे यहाँ पे और यहाँ पे छाइयाँ पड़ गई। ट्रू, एक्चुअली उसमें और मेरा आयरन भी बिल्कुल ठीक था, 14.7 था राइट। मेरा हीमोग्लोबिन। मैंने Very फेरेटिन right. भी अपना चेक Very कराया, right. 60 Actually, प्लस during है। pregnancy होता ही है ना कि हार्मोन्स लेवल थोड़े डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, उसमें फिर अच्छी फिर गायनेकोलॉजिस्ट ठीक हो। क्यों नहीं होता? यही बताने लगो ना कि जब आ गया है एक्चुअली, तो वही जो एंटी एजिंग रिजुविनेशन की बात कर रहे हैं, एक तरीका ये है कि आप पिगमेंटेशन को आने से पहले स्टॉप कर लें। उसने मुझे कौन सा ईमेल या मैसेज करना था व्हाट्सएप पे? देखिए एकदम से नहीं आया, जैसे आप घर से निकली और एकदम से उड़ के जादू से पीटीवी नहीं पहुंच गई, आप रास्ते में माइलस्टोन तय करते करते यहाँ क्या तक पहुंची। पता हमारे पास क्या क्या टेलीपोर्टेशन That's डिवाइसेस right. हैं, बट सही कह That's रहे हैं आप। हाँ right. जी। लेकिन उसमें जब पिगमेंटेशन हुई तो दैट स्टार्टेड विद, उस वक्त हम इग्नोर कर रहे होते हैं या ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं अपने बिजी लाइफस्टाइल की वजह से या व्हाट्सएवर। अगर अर्ली फॉर्म में निप द इविल इन द बड वाली स्टोरी है, अगर अर्ली फॉर्म में पिगमेंटेशन को आप डिटेक्ट कर लेते हैं, सबसे पहले ये है कि उसको रोका जाए। और बेसिकली प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर। ये मैं एज ए एक्सपर्ट, एज ए कंसल्टेंट आपको बता रहा हूँ। आई एम कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द अथॉरिटीज। ऑफ कोर्स आप देखिए पिगमेंटेशन पे, यू आर एन अथॉरिटी डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। कंसीडर भी नहीं, यू आर। थैंक यू वेरी मच। मेरे 2 पेपर यूएस में पब्लिश हुए जिसमें बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ के साथ मैं पिगमेंटेशन को ट्रीट करता हूँ। लाइक कैसे? लाइक आई एम टेकिंग द ब्लड and filtrating it, and I'm using PRP for pigmentation. This is one way. I'm also taking fat from the body. नीडल से कोई कट नहीं होता, फैट लेते हैं, फैट के अंदर से कुछ सेल्स हैं, वी कॉल देम स्टेम सेल्स। अब मैं उनको निकाल के लगाता हूँ डिफरेंट पिगमेंटरी जोन्स में, एंड दे कंट्रोल द पिगमेंट। मेरे नाम से ये नेट पे भी अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको ऑन एयर चैलेंज देती हूँ। मैंने हर बार ट्राई कर लिया है, इधर की और इधर की छाई पे, और मैं ऑन एयर ये बात कमिट करती हूँ कि आप एक तस्वीर खींच लेना पहले की विदाउट एनी मेकअप, और अगर आपने उसको ट्रीट कर दिया मैं ऑनर मानूंगी। बिल्कुल ठीक होगा। मैं वापस इसी चैनल पे मानूंगी, क्योंकि देखिए कुछ तो मैं कंसील करती हूं ना अपने चेहरे को। पहले मैं सिर्फ अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला जब आप बैठी होंगी तो ये पिगमेंटेशन नहीं होगी, हैं? ऑनेस्टली ठीक हो गया? चले मान लेती हूँ। अच्छा मैंने कहा मैं देखिए मैं एक बात बताऊं, अगले प्रोग्राम आपका मैं चैलेंज जब करती हूँ ना तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करती हूँ। चूंकि मैं अपने प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, आई एम कमिंग बिट लेट, क्योंकि आपका प्रोग्राम तो होता रहता है ना, वीकली आप एक प्रोग्राम करते हो। नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे, नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊंगा उस वक्त तक आप ट्रीट हो चुके हो। बिकॉज डॉक्टर साहब मैं आपके साथ एक स्पेसिफिक प्रोग्राम सिर्फ छाइयों पे करना चाहती हूँ। मैं कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाती हूँ। अच्छा मेरी अपनी एक ब्रांड है, मैं नाम शाम नहीं लेना चाहती। अच्छा जिसके अंदर हम बिल्कुल हर्बल नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं। हर दूसरा बंदा आप ही कुछ बता दे छाइयाँ, आप ही कुछ बता दें छाइयाँ। हर दूसरे बंदे को, किसी को गर्दन पे है, किसी को चीक्स के ऊपर है, किसी के पूरे फेस के ऊपर छाइयाँ हैं, कुछ लोगों की बॉडी पे छाइयाँ पड़ी हुई हैं। सो द पॉइंट जो जरा हैवी होते हैं और फिर जो उनका वेट कम और ज्यादा होता है तो कभी कभी वहाँ वो भी छाइयाँ पड़ जाती हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है। तो डॉक्टर साहब एक इसके ऊपर हमने जरूर प्रोग्राम करना है। और ये जो आप नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, ऑनेस्टली इनका बहुत सारा रोल है। इनको खाने से भी रोल है, सिर्फ ये नहीं कि लगाने से। ऑनेस्टली आप अगर फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं तो लोग फ्रेश ही रहते हैं। अब जब प्लास्टिक सर्जरी की मैं बात करता हूँ तो ये स्टार्ट एक्चुअली इन्हीं चीज़ों से ही मैंने करना होता है। द रीज़न इज़ आई एम ऑल्सो बेसिकली स्पेशलाइज इन पब्लिक हेल्थ। बिल्कुल। अब ये एक पब्लिक हेल्थ इशू है। अब उसमें लोगों को प्रिवेंशन की तरफ लेके जाना, पहले बताना कि ये चीज़ें ना करें तो आप बेहतर रह सकते हैं। और अगर we have to guide them. जैसे आपसे पहले डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, डॉक्टर ब्राउन से हमने टोटल प्रिवेंशन पे ही बात की कि भाई दांतों का ख्याल रखो, क्योंकि अगर नहीं रखा तो फिर ये होगा। That's right. अब उसके बाद आती है जब ये डैमेजेस हो गए हैं तो देन व्हाट इज द स्टोरी एक्चुअली। वो स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे अब नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे। ओके। मैं सिर्फ इस वक्त डॉक्टर साहब अवेयरनेस देना चाह रही हूँ कि आप प्रिवेंशन से गुजारा निकाल सकते हैं, और गुजारा नहीं बड़ा अच्छा एक सिलसिला, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो आपका क्लोजिंग मैसेज आज हमने जितनी बात की है उस पे, क्योंकि हमने अभी इस पे भी बात करनी है कि एंटी एजिंग
अगर इश्यूज हो जाते हैं तो क्या करना है, ये हम करेंगे किसी और दिन आगे जाके। अभी सिर्फ एंड में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसमें यह है कि आप एक्चुअली जो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का ख्याल रखें, खाते वक्त सोचें ज़रूर कि मैं क्या खा रहा हूँ। फिर सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि बॉडी की जिस तरह टेबल की मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि वी मेक इट नीट एंड क्लीन, तो फेस को धो लेना इज़ नॉट नीट एंड क्लीन। आप उसकी जब उसको ड्राई करते हैं तो टच एंड गो मेथड से जाएं रादर देन पुलिंग इट डाउनवर्ड्स। फिर मॉइस्चराइज़र ज़रूर इस्तेमाल करिए, रात को सोते वक्त मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। सनब्लॉक इन द डे, सनब्लॉक इन द डे इट्स अ मस्ट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ कि जब आप कोई मेकअप यूज़ करते हैं तो उसको लेते वक्त सोचें ज़रूर कि आप किस लेवल का मेकअप ख़रीद रहे हैं और उसके कोई आपको सूट भी करता है कि नहीं। हो सकता है आप बहुत अच्छा ब्रांड ही ले रहे हो लेकिन सम टाइम दैट इज़ नॉट सूटिंग टू योर स्किन। तो उसका बेहतरीन तरीका होता है कि किसी एक्सपर्ट से एक दफ़े मशवरा ले लें, क्योंकि स्किन के डिफरेंट टाइप्स हैं, ऑयली है, ड्राई है, नेचुरल है। फिर आप सोचते हैं कि अच्छा ठीक है ये प्रोडक्ट मुझे सूट करेगी, एंड वंस इट्स सूटेबल एंड इट्स मैचेस विद योर स्किन तो फिर उसी के साथ स्टिक करें रादर देन चेंजिंग ऑन डेली बेसिस। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, यू आर एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इन्फॉर्मेशन और पब्लिक हेल्थ पे भी मैं आपको तंग करती रहूंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप मैडम मेरे साथ ही रहेंगी, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है सायरा की सहेली ने डॉक्टर अरूबा तारिक हमारे साथ हैं, ब्रिलियंट MBBS डॉक्टर हैं, शी इज़ अ होस्ट एंड उसके साथ साथ अब एक्टिंग की तरफ भी हमने रुझान कर दिया है एंड यू आर अ वेरी मोटिवेशनल पर्सन एज वेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इस लड़की को पहचानती हैं? हर बार आते हैं ना तो एक लिस्ट आती है, अब ये भी करती हैं, ये भी करती हैं, ये भी करती हैं, सो इट लुक्स फनी दो बट करती तो बहुत कुछ हो। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत, इस पे क्या कमेंट आप देंगी? आप तो डॉक्टर हैं और इमरजेंसी के ऐसे केसेस और ICU के ऐसे केसेस देखती हो कि जुगन आई थिंक कि ठीक है, मेडिसिन आपका पैशन होता है, आप काम करते हैं। जब मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में काम करती थी तो आप शुरू में जब डॉक्टर होते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि एक मरीज़ स्पेशली जब इमरजेंसी में आता है ना तो वो बेचारा किसी न किसी के साथ स्ट्रेचर पे आता है और जब पैदल जा रहा होता है ना वापस अपने पैरों पे, तो आपको दुआएं देता हुआ जाता है। मैंने नेफ्रोलॉजी में काम किया है, किडनीज़ में ट्रांसप्लांट में काम किया है, मैंने लिवर में काम किया है, मैंने कैंसर पेशेंट्स पे काम किया, ऑन्कोलॉजी में काम किया, और ये सारी फील्ड्स ऐसी हैं जो कि यू नो the patient is never going to come back, it's not, he or she is never going to recover, लेकिन ये कि you just can, what you can do is to make the quality of their life better। तो उसमें ये होता है कि आप वो एक मरीज़ नहीं होता, उसका पूरा ख़ानदान इन्वॉल्व होता है। एक ऐसा बंदा जिसका गुर्दा फेल हो गया, वो या तो ट्रांसप्लांट करवाएगा या फिर वो डायलिसिस पे जाएगा। सो ये हफ्ते में 3 बार आ रहा है, तो एक वो खुद, एक उसका पूरा ख़ानदान, उसके माँ बाप, आपकी एक एफिलिएशन हो जाती है, एक ताल्लुक बन जाता है आपका अगले से। ताल्लुक तो चले हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैंने जैसे जैसे ऐसे पेशेंट्स को देखा है ना, मैं कहती हूँ आपका अपने रब के साथ ताल्लुक और स्ट्रॉन्ग होता है। पहली बात तो ये कि इस बात का शुक्र कि आप ठीक हैं। आपको हम कितनी छोटी छोटी पेटी बातों पे करते हैं, ओ आज ये क्यों हो गया, ओ आज ये निकला, आज पिंपल है। जस्ट लुक एट दोज पीपल। और उसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि आपको ये खुशी होती है कि अल्लाह ने आपको वसीला बनाया कि आप किसी के काम आ सकते हैं। कोई अपने जब शदीद डिस्पेयर में होता है, शदीद जिसे कहते हैं ना ज़िंदगी का ख़त्म हो चुका होता है मकसद, तो वो आपकी तरफ देख सकता है और आप एक खुशी का नहीं तो एक तसल्ली का बाइस बन सकता है। सो मेरा ख्याल है कि मैंने जितना कुछ देखा है ना, तो मैं बल्कि शुरू में बड़ी सेंसिटिव होती थी। तो मीडिया की तरफ किस तरह आ गई खेलती कूदती? मैं मीडिया में इसी तरह खेलती कूदती आ गई। एक्चुअली मैं आना नहीं चाहती थी, इनिशियली आई वाज नॉट, आना नहीं चाहती थी लेकिन ऐसी आई कि आ ही गई, है ना? क्या बात है ना? नहीं, पहली बार ना बहुत साल पहले की बात है, मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, तो एक रेडियो पाकिस्तान के जो SD थे ना, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी उर्दू बड़ी साफ़ और अच्छी है और साथ में तुम बात भी करना जानती हो, एक यंग वॉइस है, सो व्हाई डोंट यू कम। तो मैंने कहा कि नहीं, आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड। तो उन्होंने ना फिर मुझे
ट्राई किया इस तरह से कह के ज़बरदस्ती, जैसे कहते हैं ना कि तुम मेरी बेटी है और तुमने करना है, इस तरह कि रमज़ान आ रहा है तो तुम डॉक्टर्स के, प्रोफेसर्स के इंटरव्यूज़ करो ताकि आम लोगों तक बात पहुँचे कि अगर कोई डायबिटिक है तो क्या वो रोज़े रख सकता है। इतनी गर्मियों में हमारे रोज़े आया करते होते थे तब भी, तो अगर किसी कोई हार्ट पेशेंट है तो मैंने इस तरह ना वैसे एक छोटी सी चीज़ की है, बट एवरीबडी अप्रिशिएटेड इट लॉट। उसके बाद मुझे एक ड्रामा की ऑफ़र हुई डायरेक्ट, तो फिर ना मुझे थोड़ा शौक भी हुआ, उसकी कास्ट इतनी अच्छी, इतनी बड़ी सी, इतने सीनियर लोग थे और फिर मेन रोल था। तो आई आस्क्ड माय फादर, मेरे अब्बू ने कहा कि नहीं बेटे, अगर आप चाहते हो तो आप होस्टिंग कर लो, आपने एक्टिंग नहीं करनी। तो मुझे ये था कि व्हाट्स द डिफरेंस, मुझे ऐसे लगा कि शायद कैमरे के सामने जाने में प्रॉब्लम हो तो मुझे कहें कि चलो बिहाइंड द कैमरा। अब क्यों एक्टिंग कर रही हो? हुन नहीं डर लगता? हुन ना मैं कीती नहीं है, हुन हो गई है। पता है क्या, क्योंकि मज़े की बात ये है कि जो मेरी टीम है वो उनकी खुद की प्रोडक्शन है और हम अभी रिसेंटली गए हुए थे कनाडा, तो कोई इरादा, कोई स्क्रिप्ट, कोई कास्टिंग, कोई रोल्स, कुछ नहीं है। एक दिन हम लोग ऐसे किसी के घर बैठे हुए, घर भी आपको पता है माशाल्लाह वहाँ पे जो लोगों के होते हैं वो विलाज होते हैं, वहाँ बैठे बैठे ख्याल आया कि लेट्स डू इट। दे जस्ट ओपन द कैमरा, ये लाइन बोलो, ये लाइन बोलो, ये लाइन बोलो, एंड हमने पहली एपिसोड ऐसे करते करते रिकॉर्ड होगी यानी। और आपको एक सबसे फ़नी बात बताऊं, मैंने कभी एक्टिंग नहीं की। मैं थोड़ा जैसे कहते हैं ना, मेरे शो वाले मुझे छेड़ा करते होते थे कि जी मैं मम्मी डैडी बच्चा नहीं होती जिसको पंजाबी जिसने सीखी जाके सर्विसेज अस्पताल में है, जिसको ये पहला मरीज़ आके जब कहता है कि वक्खियाँ पीड़ हो रही है, तो मुझे ये भी नहीं पता था व्हाट इज़ वक्खी। What is your वक्खीज़? Where is your वक्खीज़? Where is वक्खी? And why वक्खी is hurting? कसम से मुझे नहीं पता था जुगन, और उस वक्त आपका मरीज़ बेचारा इतना मिजरेबल हालत में होता है कि आपको मजाक करके किसी को बुला के नहीं ला सकते। पाकिस्तान में बर्गर डॉक्टर नहीं होने चाहिए बेटा। आपको मैं ये बताऊं, उसके बाद फिर अब अगर मैं ड्रामा कर रही हूँ तो वो टिपिकल डिट्टो सीरियस पंजाबी लैंग्वेज का है। Are you? यस, चाबी चौमा। एक पूरी लाइन पंजाबी में बोल दो। टेल मी, क्या कहूँ? टेल मी एकदम से अंग्रेजी में दे, पंजाबी। लाइक गिव मी अ स्क्रिप्ट एंड देन आई विल ट्रांसलेट इट। चेक करो, मांग भी अंग्रेजी में रही। पापा, ये अब तुमने पंजाबी में कहना है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे नहीं आता। इतनी मुश्किल चीज ना देना। ऐसे हाथ मुंह के ऊपर रखना है कि जैसे पापा ने चपेट मारी है, ठीक है ना, और पापा ने चपेट मारी और आपने कहना पापा मैंने आखिर ऐसा किया क्या है जो आपने मुझे इस तरह चांद मारती है। या आपने पंजाबी में चांद कह देना है। चांद ही कहना ना, आपने पंजाबी में कहना है। इस वक्त जो कैमरा है वो आपके पापा हैं, आप पापा से बात कर रहे हैं। ये क्या तरीका है थप्पड़ खा के, ये कौन करता है? मैं ये बात सोच रही हूँ कि ये दो हाथ ऐसे रखे जैसे वो एंज करके ना, बरहात भी ना एंज कर। नहीं, इस बात का मकसद है कि व्हाई यू आर हेट्स मी पापा, व्हाई आई विल किक यू इन वक्खी। पुरानी फिल्मों ना, अब मैं ना ये सोच रही हूँ कि इसको मैं बहुत सीरियस नहीं, ये क्या तरीका है करने का? तुम्हें अरुबा चपेट तुसी खिंच के चांडी मार देती है। अब फिल्मी डायलॉग चाहिए, तो बोलो तो सही तरह से ना। वही तो कह रही हूँ, एक फिल्मी डायलॉग चाहिए। दोनों मुंह पे नहीं लगी, एक साइड पे लगी। अब्बू ने ऐसे नहीं चपेट मारी मुंह पे, अब्बू ने एक चपेट मारी। यार डायलॉग ही को अच्छा देने दे। अब नहीं, पापा करो बात। पापा नहीं, पापा नहीं, अब्बा जी। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी। मैं अब्बा जी तुसी, अब्बा जी मैं के कसूर कीता सी कि तुसी मैंने खिंच के चांडी मार दी थी। हाय अल्लाह। अब इसके साथ ना और एंड में ये होगा। अब मैं सोच रही हूँ ये सीरियस में जा रहा है या ये कॉमेडी में जा रहा है इसमें। हाँ, जो एक्सप्रेशन आ रहा है ना, नहीं मैं नहीं हूँ, उसके बाद तो फिर यही बनता है। नहीं जी मैं अच्छा अब आप करें सारा, चले अब आप करें, अब आपने यही करना। अगर आपको बेहतर आता है तो आप करें। नहीं मैं कह रही हूँ, उसने बिल्कुल पुरानी मुझे 65 वाली हीरोइन। नहीं, मैं ये करो ना, करके तो दिखाओ ना। ये फिल्मी अच्छा डायलॉग मैं भी करूंगी, मैं अपनी भी टूटी बजी पंजाबी में करूंगी। पहले सारा करें, चलो। अब्बा जी तुसी मेरे मुंह ते चंडी कट मारी है। बस और की कहना सी। पापा मैं ते सिर्फ दूध देने वाली भैंस चुराई सी, तुसी ते मेरे मुंह दे उत्ते चांडी मार दित्ती है। की कहते है पापा? एक स्टेज के बाद ना मीडिया में काम करके वैसे हिल जाता है। आपका कैसे आना हुआ इस फील्ड में? मेरा तो जुगन बिल्कुल एक सोच के और समझ के और प्लान से आना हुआ है कि मैं बहुत एक बंदा तो मिला ऐसा। हाँ, तो मैं अपने स्कूल कॉम्पिटिशन्स जो होते थे उसमें हिस्सा लेती थी, फिर कुछ प्रोग्राम्स पीटीवी के भी स्टार्ट भी पीटीवी से लिया। तो वो करते कराते बस जब ग्रेजुएशन में जब मैं पहुंची तो दैट टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे में कुछ ऐसे जरासीम हैं जो
कुछ करा सकते हैं मुझसे गाने के मामले में। तो फिर मैंने अपने कॉलेज से विन किया, तो आफ्टर दैट फिर मेरी टीचर ने मुझे कहा कि आपको करना चाहिए। पीटीवी से तो हल्का बुल्का काम चल रहा था, मुंसलिक थी। तो उसके बाद फिर क्योंकि मैंने डिग्री भी म्यूज़िकोलॉजी में की, मास्टर्स किया म्यूज़िक में पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो वो फिर सीख भी लिया, पढ़ भी लिया। तो फिर उसके बाद बाकायदा फिर सोचा यही कि करना। घर वालों का क्या रिस्पांस था जब ये सारा, क्योंकि देखो आप प्लानिंग के साथ चले हो, अब घर वालों को कन्विंस करना कि मैं उस फील्ड को पढ़ने जा रही हूँ जिसमें 1 in a million चांस है कि दाव लग जाए। सीधी बात है, बिल्कुल ऐसे, मीडिया तो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन उसमें अम्मी की बहुत ज्यादा सपोर्ट है, अभी तक है। अम्मी तो सुपरस्टार है, साथ आती है। भाई जो है वो पहले भी इख्तलाफात थे, अब भी मुसलसल चल रहे हैं, लेकिन वो कोई बात नहीं, अब काम इतना कर लिया, अब एक भैया अब चल जाएगी। की गल है भैया ने चपेट मारी है, सॉरी भैया ने चपेट मारी। हाँ भैया की गल है, खुश है कुड़ी लगे रहे जो भी, मतलब पंजाबी आ गई है हर जगह। अच्छा आपको आ गई है पंजाबी, लग रहा है। मुझे ना जो मेरी टीम है ना उसके साथ रह के बेसाख्ता पंजाबी भी, और दूसरी बात। अच्छा एक सेकंड, आप बस कर एक मेरा इम्तिहान जुगल, एक और इम्तिहान में खा रहा है, कसौटी खिला के लोगों की तबीयत खराब करती है। सारे रंग पंजाब में भी ना थोड़ा, जब से ये मैं एक शो आपकी नी में, आपकी रिब्स में और आपके सर में और आपकी नाक में दर्द है। मैं आपकी डॉक्टर हूँ, मुझे बताएं। the knee, the ribs, nosy and head। बोलो पंजाबी कुड़िए, बोल हुन पढ़ लै गंडासा। फसाते पहले तो दसो मैनू उत्ते केड़ा बैठा जेड़ा एहो जे नहीं, ये मेरे अपनी अभी तो आमद किसी को हुई नहीं है, तो आमद मुझे हो रही है, आमदोरफ्त मेरी चल रही है। डॉक्टर साहबा तुहानू की दसां, मेरे जिस्म विच किड्डी पीड़ होंदी है, मेरे गोडे नहीं हिलदे, मेरे कोलों चलिया नहीं जांदा, साह लैनियां ते मेरी पसलियां दुखदियां ने। वखियां होंदियां ने, ये फ्लैंक होंदा है, वखियां फ्लैंक्स नहीं होती। अच्छा फ्लैंक्स, आई डोंट इवन नो दैट एग्जैक्टली, आई जस्ट मेक पेशेंट्स पुट देयर हैंड व्हाटएवर इट इज। एंड अच्छा नहीं पंजाबी चल रही है, तो डॉक्टर साहबा मेरा सर फटता है, डॉक्टर साहबा सर पीड़ कर रहा होंदा है, इंज लगता है जिवें फट जाएगा, मेरी दिल दी धड़कन मैनू इत्थे महसूस होंदी रहिंदी है, धक धक करता रहंदा है। ते नक नू की है, नक बहंदा है, नक बहंदा रहंदा है ना, ते जदों सर पीड़ होंदी है ना, फिर मेरा नक बहंदा है, कदी बंद हो जांदा है, साह नहीं आंदा। साथी गलत हो गई। सीखी है कहीं से, अपनी टीम के साथ रह के उनके साथ लगी रहती हूँ। और आपको मैं बताऊँ कुछ अरसे में मैं उनके साथ पंजाबी बाय द वे इतनी खूबसूरत ज़बान है। yes, और पंजाबी बिकॉज मैं खुद पंजाबी तो इसलिए ज़रा ज़्यादा इंजॉय कर रही थी करते हुए। एक्चुअली सोचने की बात है व्यूअर्स के हमारे अगर सारी ज़बानें ही खूबसूरत हैं, ऑफ कोर्स उर्दू के बाद अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलर ज़बान कोई है तो वो है पंजाबी। एक बात कहूँ, बल्कि पंजाबी ज़्यादा बोली जाती है। जो मैं अब रिवाज देख रही हूँ ना, जो नई पौध है, जो नई जनरेशन है, उसके अंदर एक उर्दू बोलना भी ना एक शर्मिंदगी का बाइस। मुझे नहीं पता क्यों लोग दे आर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एंड आई थिंक चूँकि मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं ये कोई फ़ख्र से नहीं कहती हूँ, बट मैं ओपनली बताती हूँ, मेरी ज़िंदगी में मेरे घर में कभी किसी ने पंजाबी नहीं बोली। मेरी नानी से लेके, हम लोग कश्मीरियाँ, मेरी नानी से लेके इवन हमारे घरों की काम वालियाँ भी नहीं बोलती। सो ये कोई बात फ़ख्र से बताने के लिए मुझे नहीं आती थी, बट मैं अपनी इस टीम के साथ, मुझे 3 साल हो गए हैं, मैंने इनके साथ ये बैठ के पूरी सीखी है। और आपकी फैमिली ने आपको उर्दू अंग्रेजी दोनों सिखाई थी। ये नहीं है कि बस अंग्रेजी के ऊपर तवज्जो। मेरे साथ तो ये हुआ ना कि बॉदर ही नहीं किया, 5-6 साल की उम्र पे जब स्कूल में सीखना शुरू किया तो तब उर्दू सीखी। अब मसला ये है कि आप प्रॉपर एज पे सिखाएं ना, जब बच्चा छोटा होता है उसे उर्दू में बात करें, उसे पंजाबी में बात करें, सिंधी में बात करें, बलोची में बात करें, जो ज़बान है आपकी एटलीस्ट वो तो बोले। बाद में आप कहते हो कि जी बाहर के मुल्क में रहने वाले कि जी हमारे तो बच्चे ही बदल गए, इसलिए मेरी फैमिली सारी बाहर होती है, लेकिन अपने बच्चों के साथ हमें अलाउड नहीं है कि हम अंग्रेज़ी में बात करें। हम घर में सिर्फ उर्दू बोलते हैं उनके साथ। ख़ास तौर पे आप ये देखिए, जो हमारे ब्रिटिश बॉर्न, अमेरिकन बॉर्न बच्चे हैं, इतने प्यारे हैं, लेकिन बोलते पूरी उर्दू है। ये नहीं कि हम बोल रहे तो बस समझ लेते हैं, पूरी सिर्फ उर्दू में हमारे साथ बात करते हैं। और स्कूल्स में, टीवीज़ में, हर चीज़ इंग्लिश में चल रही है। हाँ, लेकिन जब बात करते हैं तलफ़्फ़ुज़ की और अल्फाज की अदायगी की, तो सिंगिंग में तो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर फोकस होता है। सिंगिंग में, होस्टिंग में आप नहीं हो सकते कि आप इस किस्म की चीज़ अफोर्ड करें कि ओ इट्स अ मॉडर्न, इट्स अ कूल स्टाइल के आप करें। हर मल्टीलिंगुअल होना, आई थिंक इट्स द कूलेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड होना चाहिए। एक लिंगुअल में इनसे गाना सुन लें। क्या बात है, सायरा की आवाज़ तो मैं कहती हूँ कभी कभी अनप्लग मैं अक्सर सुनती हूँ अपने शोज़, अपनी वीडियोज़ में रिकॉर्ड करती हूँ, मज़ेदार आवाज़। बट जो इन्होंने मिली नगमे गाए हैं और जो इन्होंने ट्रिब्यूट्स पेश किए हैं वो अनबिलीवेबल हैं। और क्योंकि 8 सितंबर आज के दिन हम मज़ीद ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं अपने नेवल ऑफिसर्स को, तो ओवर टू यू सायरा।
प्लीज। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैं यही पूछ रही थी अभी हमारी शेफ से कि मुझे एक बात बताओ, पूरे पड़ जाएंगे सबको? कहती है देख लें, 3 तो बना दिए मैंने। तो हमारी गार्लिक ब्रेड और पिज़्ज़ा, फहीता पिज़्ज़ा इज़ रेडी। ऑसम। इतनी महंगी महंगी चीज़ें जो आप बाज़ारों में जाके ख़रीदते हैं, क्या बेहतर नहीं है कि आप फ्रेश चीज़ें घर पे बनाएं, अच्छे क्लीन, नीट एंड क्लीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से, फ्रॉम द डो टू द पास्ता सॉस टू द एक्चुअल फिनिशिंग ऑफ इट। अच्छा, अब व्यूअर्स मैं बुलाना चाहूँगी एक हमारे मुल्क के सुपरस्टार हैं, बहुत ही टैलेंटेड यंग सिंगर हैं, बड़ी मेहनत की है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। आइए वेलकम करते हैं अली रज़ा तवक्कुल को। क्या बात है, व्हाट अ ग्रेट जॉब अली रज़ा तवक्कुल डिड। और बाय द वे आप उस्ताद एजाज़ तवक्कुल ख़ान के बेटे हैं, एक ऐसे घराने से वाबस्ता हैं जिसका नाम ही साथ अटैच होना बहुत बड़ी बात है। और 6 साल से माशाल्लाह अब सिंगिंग की तरफ रुझान है। 6 साल से ज़्यादा हो गया अब तो। 6 साल में 4 बार तो आपके साथ हो गया। हाँ, 6 साल में तो 4 दफ़ा मेरे साथ हो चुका है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, डॉक्टर साहिबा के साथ भी हो चुका है। अच्छा, अच्छा, तो हर जगह आप पहुँच जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि क्लासिकल सिंगिंग, इतने बड़े घराने से बिलोंग करना आसान या मुश्किल? सच बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक्चुअली होता यह है कि लोग फिर आपको आपके एंसेस्टर्स के कंपैरिजन में देखना शुरू कर देते हैं। आपके पास गलती का मार्जिन नहीं है, और ये एक अंडरस्टूड बात है कि बड़े दरख्त के नीचे एक और दरख्त नहीं लगता। आपको थोड़ा सा उनके रास्ते से हट के अपनी जगह बनानी होती है, तभी आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो बेंचमार्क काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो हमारे पास गलती का मार्जिन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बट अच्छा निभा रहे हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। नॉट बैड। अच्छा, अब हम करेंगे थोड़ा सा टॉर्चर अरूबा को। डॉक्टर अरूबा आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप तो बहुत ही अच्छी तरह जानती हैं कि ये जो इनका एक कसौटी का सिलसिला होता है और जो ये लोगों को टॉर्चर करती हैं, उसके परेशान करती है, क्या कसूर है? अच्छा, तो मैं किसी के बारे में सोच रही हूँ, अब आप मुझसे सवाल करें और गेस करें कि मैं किसके बारे में सोच रही हूँ। किसी को मैंने बताना है क्या? ज़रा बताओ ना कैसे करते हैं ये। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए, आदमी है कि औरत? मर्द। मर्द। 10 सवाल हैं बाय द वे, आप पूछ सकती हैं। 20 और भी जुल्म है तो हाँ, 10 सवाल। 20 सवाल 10 सवाल 10 सवाल। अच्छा, जिंदा हैं कि वफात पा चुके हैं? वफात पा चुके हैं कि जिंदा हैं मर्द वो वाले? अभी तक तो जिंदा है, अल्लाह का जिंदा शुक्र है। ताल्लुक उनका एशिया से है? जी। ताल्लुक उनका पाकिस्तान से है? जी। ताल्लुक उनका शोबिस से है? जी। एक्टिंग में है? जी। ताल्लुक उनका पंजाब से है? जी। फिलहाल काम कर रहे हैं कि रिटायर हो गए हैं? कर रहे हैं काम। लीडिंग रोल में आते हैं या साइड कैरेक्टर या कोई उस तरह से? There is no such thing as a side role, but जी हाँ, मेन पे आते हैं। मेन पे एज ए हीरो आते हैं? मैंने कहा मेन पे आते हैं। मैंने आपने ये नहीं पूछा कि हीरो आते हैं कि मैंने पूछा हीरो आते हैं। आपने कहा मेन पे आते हैं कि साइड रोल में आते हैं। मैंने कहा मेन पे आते हैं। आई मींट टू से एज ए हीरो काम कर रहे हैं। उसका जवाब मैं आपको दे दूंगी अगर आप मुझे 10वां सवाल यूज करने देंगी। नहीं, उसी में मेरा सवाल है कि एज ए हीरो काम कर रहे हैं। देखिए, इतनी तो लीनियंसी होती है कि या मेन करूं मैं लीनियंसी? हाँ हाँ साहब याद रखना, काफी मैं हूँ तुम्हारी। 10 क्वेश्चंस बहुत कम है। 10 बहुत कम है। अच्छा चलो 15 मैं 20 नहीं दे रही, मैं 15 सवाल दूंगी। नहीं, हम कौन सा कसौटी पे बैठे हैं, हम तो आप नॉर्मल। नहीं मैं 15 बता रहे हैं। हाँ 20 नहीं, देखो इतने एक्सपर्ट्स को पूछो अपना 10th क्वेश्चन। लेकिन पहले उसको तो ठीक करें। मेरा मेन से सवाल यही था कि मतलब आप पैरेलल रोल्स करते हैं या हीरो आते हैं? आपने मुझसे ये नहीं पूछा। अच्छा चलिए आप बता दें। हीरो ये मैं फिर यूज कर लेती हूँ ये वाला। आप ये चीची उंगली वाला नंबर 10 इतनी कंजूस होस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। मेन लीड पे काम करता है ये मर्द जो एशिया से बिलोंग करता है और पाकिस्तान से बिलोंग करता है।
अच्छा जी, और मुझे ये बताइए कि 5 सवाल जिससे चपेट भी बन सकती है, जो पापा ने ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੈ ਚੁੱਕੀ एक ड्रामा हो चुका है। अच्छा चलिए बताइए 5 सवाल ਪਰ ਉਹ ਚਪੇੜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ है। मार देती है ना। और अभी एक और अभी और एक- पड़ेगी। अच्छा एक चलिए और पड़ेगी। मुक्का पढ़ सकता है ये पढ़ सकती है। अच्छा, चलिए अच्छा बताइए। जी, ताल्लुक उनका आप मैंने पूछ लिया ना पंजाब से। हाँ, पूछ चुकी हूँ। आपने पंजाब एशिया पंजाब पूछा, पूछा पंजाब नहीं पंजाब पूछा पूछ है, लिया आपने मैंने। पाकिस्तान भी अच्छा मुझे बताइए उनका एज ग्रुप इज मोर देन 55। नो। ओके, ही इज अ यंग पर्सन। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है हमारी, लाहौर में कौन है? आई डोंट नो यार, इससे पहले तो अब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। लाहौर या पंजाब सिर्फ में आता है लाहौर में। नहीं वैसे कह रही हूँ, मतलब यहाँ से कितने लोग हैं जो कि लेस देन 55 होंगे? उंगलियां थक गई हैं मेरी। सब्र करें ना, उंगलियां साइड पे कर लें, भी पता है उंगलियां स्टैंड मैं बाय पे दबा रही 4 हैं, हूँ, मुझे ये दिमाग 4 तो लड़ाने देना। हेल्प ले सकती हूँ मैं? ले बिल्कुल सकती हूँ? भी नहीं। अभी उसने भी आपसे करना ही, अभी ये कसौटी मैं भी help कर ये रही हूँ, हम बहुत सब अच्छी हूँ। सोचेंगे और आप हम सब से गैस करेंगी। वो भी करेंगे, वो भी करेंगी। अच्छा मैं नहीं करना, ये मेरा आज हम ये कर रहे हैं आपको, जो आप करती है ना, आज हम आपको निचोड़ेंगे। हाँ, हाँ, चलो जुल्म जल्दी है, करो, टाइम नहीं है, ये इतना जुल्म चलो है। अच्छा जी, फोकस। फिलहाल उनका अच्छा बस मसला ये है कि मैं ड्रामाज भी नहीं देख रही हूँ आजकल। कोई फिलहाल उनका लीड रोल में एज अ हीरो ड्रामा चल रहा है? मुझे क्या पता, अब हर चैनल तो नहीं मैं देखती। मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, किस किस्म की होस्ट है, आप मुझे पर्सनैलिटी दे रही है, जवाब तो देना। चल रहा है ड्रामा? आजकल तो नहीं चल रहा। नहीं चल रहा। अच्छा जी, पूछ लो। अच्छा एक्टिंग के अलावा कोई सिंगिंग साइड पे या कोई और काम भी करते हैं? होस्टिंग वगैरह कोई होस्टिंग करते हो, सिंगिंग? आपने बहुत सी चीजें पूछ ली, मतलब किसी और साइड पे हैं कि सिर्फ इसी साइड पे, लाइक उसके होस्टिंग? अलावा कर लेते हैं। होस्ट भी करते हैं। अब देखें, अगर हम नाम लेना शुरू करें तो जो ये ज़्यादातर लोग कराची के, सिंध के हैं, है ना? लाहौर से कौन है यार? मेरा तो दिमाग है, हेल्प कर दो। एक सवाल बड़ा इजी हो सवाल तो सकता है, कर- बड़ा करीब पहुंच सकते हैं उसके बाद। प्लीज़ 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 हेल्प। कर दें? हाँ हाँ, डज ये बियर्ड पर्सन और नॉट? ये तो मुझे बड़ा क्लियर हिंट मिल जाएगा आपको। इजी है। बियर्ड है कि Beard क्लियर person। शेव है? बियर्ड में कौन है आजकल बड़ा पंजाब से? लाहौर के आजकल लोग उगा लेते हैं, उतार देते हैं, इसका मैं किस नहीं तरह उसकी तो परमानेंट होगी ना 6-7 साल से। नहीं, परमानेंट नहीं है बियर्ड ये सवाल आपने कम क्यों किया? मैंने तो नहीं पूछा। अच्छा आपने जवाब दे दिया? जी। क्यों दिया? मैंने सवाल किया तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया था। अच्छा मुझे बताएं, उनकी आंखें बातें करती हैं, उनकी मूंछें हैं? मूंछें? अगर दाढ़ी नहीं है तो फिर मूंछ अच्छा नहीं दाढ़ी है। का आपने जवाब ना खत्म दिया, हो मैंने गई है नहीं ये बात, सुना, खत्म जवाब हो ही गई नहीं है, सुना। 15 सवाल हो गए क्लियर। अच्छा उसके बाद नाम जवाब दे, लेना जवाब दे, जवाब दे। पंजाब से। जल्दी दे जवाब। पंजाब से कौन है जो 55 से कम हो? फवाद। वो पंजाब से कौन? फवाद खान लाहौर से, पंजाब बिल्कुल से। सही जवाब दिया आपने। आह! तालियां। मैंने दिया जवाब। चले फवाद जी, खान तुम्हें का- तालियां। अच्छा अब आप यार ये क्या इनके साथ ये हर किसी को जवाब आई दे एम दिया। स्वेटिंग ये हर एनीवन किसी सी हाँ, देखिए मेरे अच्छा अब आप पसीने छूट गए। हाँ वो सीने छूट गए ना। चले अब अच्छा आप जी, हाँ जी, अब आपने सोच लिया किसी का? हाँ जी मैंने सोच लिया। ज़रूर मैं- पर्सनैलिटी है, मेल है। चले आपको एक सवाल की छूट हो गई। क्या कर रहे हो? होना ही नहीं है। अच्छा क्यों इतनी मुझे आप पता है ना। रूथलेस तो चलो ना फिर बने ना। एक कम हो गया। इजी हो जाए। अच्छा, चलो। कम नहीं हुआ, उन्होंने खुद जवाब दिया। ठीक है, मेल है फेवर दे रहे हैं आप। हाँ। अगली आपकी बारी है इनको टॉर्चर जी, करने जी, की। मैं सायरा कर बहुत दूंगा। प्यारी है, मुझे सायरा का पता है। अच्छा चले आगे बढ़े ना। बहुत प्यारी है मुझे पता है। अच्छा जी, मेल है, क्या उनका ताल्लुक जिंदा है? नहीं। नहीं है जिंदा। उनका ताल्लुक एशिया से है? नहीं। उनका ताल्लुक यूरोप से है? जी। ओके, और हैं भी यूरोपियन, लाइक ये नहीं कि यूरोप, पाकिस्तानी। अमेरिका, नहीं, कनाडा। मेनलैंड यूरोप से नहीं है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप वही के बॉन्ड भी हैं, ये नहीं जी, कि वो वही के। पाकिस्तानी नहीं, वही के। ब्रिटिश हैं। अच्छा जी, ये आपने 4 पूछ लिए सवाल। नहीं नहीं देखिए बात होती है वहाँ का रेजिडेंट हो और कहीं और का हो ना। आप पे सवाल पूजा है ना। अंग्रेज नहीं, ये सवाल में नहीं आता, इतनी छूट होती है। आप मेरा शो देखें। मैंने नहीं देखना ना, तो मैं बता रही मैंने हूँ। 2-3 लोगों की शक्ल के जाविये देखे, मैंने कहा रहने दो, मैं अब इसको बताती हूँ। नहीं अच्छा, चलो, ये हाँ। सवाल में काउंट नहीं करेंगे। आप मैंने cheating सोचा करेंगे। हर होस्ट को इधर बुला के उससे वही करूं जो वो अपने शो पे कर रहा है। नहीं नहीं अच्छा जी चलिए, Anyway. 3 सवाल हो गए, 4 नहीं हुए। अच्छा जी, अ ब्रिटिश मेल हु इज नॉट अलाइव। अच्छा जी, उनका ताल्लुक शोबे से है? नहीं। उनका ताल्लुक इल्म और अदब से है? नहीं। उनका ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? जी।
अच्छा जी, a British politician who is not alive. Not totally politician. सेमी पॉलिटिशियन। यानी आपका नहीं ये तो क्लियर करना होता है। सियासत और हुकूमत जहाँ आती है तो आप कह रहे हैं कि सियासत से नहीं है, हुकूमत से है। हाँ जी। ओके, यानी किसी ओहदे पर रहे हैं जी। ये सवाल आपने पूछा है अब। हाँ ये सवाल है, ओहदे पे रहना इज सवाल। 3 रह गए हैं अब सवाल। यार ये आप चीटिंग कर रही हैं। इन 2 हाथों पे फिर 5 और हैं। अच्छा अच्छा जी, उनकी वफात को 50 साल से ज़्यादा हो गए जी। 1972 से पहले उनकी वफात को 100 साल हो गए हैं जी। 1922 के। इट्स अ क्रॉनिक, हुकूमत से ताल्लुक़ है, ब्रिटिश पर्सनालिटी हैं और 100 साल से 1922 से पहले। अगली बार जब लोगों के साथ खेलोगी ना कसौटी, याद रखना ये लम्हा। कसम से मेरी जो टीम है ना वो शौक से खेलती है ये। उनका आपको पता है वो सारे शोज छोड़ दें, वो कहते हैं हम खेलेंगे तो कसौटी खेलेंगे। कितने सवाल हो गए? एक चीची रह गई, यानी कि अभी 9 सवाल हो गए। 9 सवाल हुए हैं। 6 रहते हैं। मैथ्स खराब है। हाँ, चलो बताओ। यार मुझे पता ही नहीं है ब्रिटिश सीने छुट गए ने कुड़ी नु। नहीं मुझे ब्रिटिश हुकूमत से रिलेटेड लोगों का पता ही नहीं है। अब हुकूमत के अंदर कितने और फील्ड्स आते हैं। उंगलियां थक गई मेरी ऐसे पकड़ पकड़ के। हाँ सब्र करें ना, पता हो तो फिर डाउन आओ साइड पे, जब पता ही नहीं है तो फिर कितने जाओ। स्पीड मारो। स्पीड के में मारा, सोचने दो, ठहरो। डिस्ट्रैक्शंस भी बढ़िया हैं यार। मुझे नहीं पता फील्ड्स ब्रिटिश कौन होंगे। मलका ये ताजे बरतानिया का दौर नहीं हो सकता जिसको गुजरे हुए 100 साल से ज़्यादा हो गए। क्या उनका ब्रिटिश रॉयल फैमिली से ताल्लुक है? नहीं। रॉयल फैमिली में आप 200 साल पहले किसको जानते हैं? अच्छा 150 साल से ज़्यादा हो गए हैं? नहीं। 100 साल यानी 1872 से 1922 के दरमियान में। इट इज़ अमंग 100 years। लाइक ऑलमोस्ट 1922 के पास हैं। पाकिस्तान की फॉर्मेशन से कोई ताल्लुक है? पाकिस्तान मूवमेंट, पाकिस्तान में आना जाना? नहीं। केड़ा है भाई, केड़ी नहीं बनता है। गिव अप कर रही हो कि नहीं कर रही? बस गिव अप कर दो। सवाल तो इस्तेमाल गिव अप कर दो। हालांकि यूजलेस तरीन सवाल पूछ रही हो रूबा। यार नहीं, तो पाकिस्तान से होता तो यहाँ के किसी न किसी मूवमेंट में आपके काम ना आ रहा था, एशिया से आता। हाँ लेकिन तुम दूर दूर। अच्छा चलो बता दो। चले रुक जाए, कर देती हूँ। अच्छा बताओ कौन है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, वो मैं यही कह रही हूँ। आप किसी डायरेक्शन में। तकसीम बंगाल 1905 1905। जब मैं पूछ रही हूँ कि एशिया से कोई ताल्लुक है, पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई लेना देना है? पाकिस्तान आप कहें कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से ताल्लुक है, सब कॉन्टिनेंट का गए ना। इंडो पाकिस्तान मूवमेंट या उसमें नहीं, उसमें भी नहीं। आपका पहला सवाल ही गलत है। जब मैंने आपसे पूछा कि एशिया से कोई ताल्लुक है, बेशक उसकी जीन्स नहीं मिलती लेकिन आप कह सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग करके देख ले। इससे पहले कि इनकी लड़ाई हो। नहीं, पर इन्होंने नहीं बोल, जब मैंने एशिया पूछा था। नहीं, रूबा इस वक्त जो है ना वो मेरे ख्याल से हम इनको रहने देते हैं। हम ये इट्स ओके। रूबा बेस्ट ऑफ लक विद योर प्ले। व्हाटएवर, बेस्ट ऑफ लक विद योर। मेरी कसौटी तो रह गई ना। नहीं रहने दो। अच्छा उसने भी सोच रहने दो। नहीं आन दो। ये नहीं संभाल पाएगी। क्यों नहीं संभाल पाएगी? हां चलो साइरा। अच्छा चलो जल्दी स्पीड से करना है, लेकिन हमारे पास 1 मिनट रह गया। 1 मिनट बहुत 1 2 3 गो। याद रखना। सोच लिया। मर्द औरत? मर्द। जिंदा या वफात? जिंदा। जिंदा। ताल्लुक एशिया से है? बिल्कुल। पाकिस्तान से है? पाकिस्तान से। जिंदा पाकिस्तानी मर्द। ताल्लुक शोबे से है? यस। फिल्म से, ड्रामा से? ना फिल्म से ना ड्रामा से। होस्टिंग से? यस। इस वक्त होस्ट कर रहे हैं? आफ्ताब इकबाल साहब जी कर रहे हैं। आफ्ताब इकबाल साहब। चुप करें। सही कहा कि गलत? नहीं। अच्छा इस वक्त वो होस्ट कर रहे हैं। लाहौर से कर रहे हैं या लाहौर से कर रहे हैं? इंफरटेनमेंट शो है, पॉलिटिकल शो है या मिक्स है? मिक्स कर रहे हैं। सो कॉमेडियंस के साथ कर रहे होते हैं। दो बंदे शॉर्टेस्ट हो भी गए हैं। तो वो क्या वो साथ में एक्टिंग भी करते हैं? कभी कर रखी है? बिल्कुल कर रखी है एक्टिंग। इज ही 50+ मेल? कह सकते हैं। लाहौर से कौन कौन होस्टिंग कर रहा है? पोएट का पूछे ये ना। शो क्या है? पोएट का पूछे ना। पोइट्री करते हैं? एक पोएट भी है ना। पोइट्री करते हैं? हाँ पोइट्री करते हैं? नहीं। अच्छा देखें, मूछे हमारे यहाँ 2 होस्टों की हैं जो लाहौर में कर रहे हैं, ठीक है। 2 होस्टों की। देखें आफ्ताब इकबाल की है, नुमान इजाज की हैं।
तो जवाब क्या हुआ? तो सब्र करें ना, तो सोच मैंने आफ्ताब इकबाल कहा, उसने कहा नहीं। क्वेश्चन कितने हुए हैं? मैंने आफ्ताब इकबाल कहा, उन्होंने कहा नहीं। जो आपने इनको इग्नोर किया कि इनका जवाब दिया? कहा नहीं है आफ्ताब इकबाल, उन्होंने ना कर दी। और नुमान ने जायज पूछा है। हाँ नुमान, शुक्र है कुछ तो ठीक किया। यहाँ पे हम अपना शो क्लोज करें व्यूअर्स, यहाँ पे लड़ाई चलती रहेगी, हम अपना शो क्लोज करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्लीज डॉक्टर अरूबा को स्पेशली अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।